एक ऐसा यूनिवर्स जहां धरती पर बहुत बहुत समय पहले इंसान मिलजुल कर साथ रहते थे और ज्यादातर अपनी इनर पावर पर ही निर्भर करते थे, जब तक कि उनके बीच टेक्नोलॉजी नहीं आई, मशीनें आई, कंफर्ट आया और इंसान अपनी असली शक्तियों को भूलने लगे। सोल पावर क्या होती है किसी को भी पता नहीं रहा। अब उनकी जगह ले लिया था एनर्जी ड्राइव ने। और जब सिविलाइजेशन टूटने लगी तो इंसानों ने एक ऐसे कदम को उठाया जिसके परिणाम के बारे में किसी को भी नहीं पता था। समय बीता, सदियों आए और ऐसे ही करते हुए हजारों साल बीत गए। इंसान अब केवल धरती तक ही सीमित नहीं रहा। नए प्लानेट, नए घर, स्पेस ट्रेवल फॉर देम मानो पड़ोसियों के घर जाने जैसा हो गया। टेक्नोलॉजी ने यूनिवर्स के हर एक कोने तक अपने पैरों को फैलाया हुआ था, लेकिन इस बदलाव के युग में एक चीज मानवता के मध्य काल से थे वो कभी भी नहीं बदले। वह सदियों तक सोता रहा, बिल्कुल मरा हुआ, शांत। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उसे जगा दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो दुनिया जिसे वो कभी जानता था वो अब गायब हो चुकी थी। प्लानेट अलग, इंसान अलग, भाषा अलग, रूल्स अलग, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो अब सवाल है, वह आदमी जिसका पूरा दुनिया ही पलट चुका है, क्या वह इस नए युग में एडजस्ट कर पाएगा या फिर वो अपने ताकत के बदौलत फिर से एक बार पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे कुचलेगा? अगर आप नए हो, डोंट वरी, प्रीवियस एपिसोडों का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब जो होने वाला है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होगा। दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब कैप्टन और बाकी के सभी लोग वापस कैरेट प्लैनेट से लौट कर जा रहे होते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कैप्टन के पास एक कॉल आती है, जिसे देख तो वो भी चौंक चुकी थी क्योंकि ये कॉल किसी और का नहीं, मॉन्क का होता है, जो कि अपने पैसे को वापस लेने के लिए उन लोगों से कांटेक्ट किया था। अगर आप लोगों को याद नहीं ये किस पैसे के बारे में बात है तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। पहले के एपिसोड में हमने एक बंदी को देखा था माउंट हुआ प्लैनेट पर, जो कि अपनी बचपन में ही फंस चुकी थी, लेकिन जिनने उसे एक छोटी सी टेक्निक को सिखाकर उसे मौका दिया था अपने उम्र को एक्चुअल एज के हिसाब से बढ़ाने के। पर बाद में उस बंदी और उसके बंदे को इसी मॉन्क ने किडनैप कर लिया था, तो इसको बहुत ही ज्यादा पीट कर एम्परर ने उन दोनों का पता निकलवा लिया था। और जब इससे उन दोनों का पता पूछने के लिए जिन आया तो ये बंदा पहले बताने से मना कर दिया था। इसीलिए इन लोगों ने उससे पैसे के बदले डील किया था कि वो उन दोनों के पते को बताएगा। पर उस समय पर ये लोग डील के हिसाब से इसे पैसे नहीं दिए थे, बल्कि बोला था कि हम बाद में चुका देंगे। और अभी ये मॉन्क उसी पैसे को लेने के लिए कांटेक्ट किया है। वो कहता है मेरे 85,000 बकाए क्रेडिट को 72 दिन हो चुके हैं, जिसका कि ब्याज अब 13,000 क्रेडिट बनते हैं, तो प्लीज 98,000 क्रेडिट मुझे दे दीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस पर कि कैप्टन जब बोलती है अरे मैंने तो थोड़ी ना तुमसे वादा किया था, तो वो मॉन्क कहता है लेकिन मैंने तो लेडी ब्लेजिंग डेविल सारियों के रेपुटेशन के कारण ही उस डील के लिए माना था, क्योंकि आप मंदबुद्धि, कम एजुकेटेड और सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है जब पैसों की बात आती है तो आपका शब्द ग्रेटेस्ट हीरो के बराबर होता है। मैंने सही कहा ना, या फिर मुझे जो जानकारी मिली है वो गलत है? कैप्टन जो कि सुनता हुआ कहती है नहीं, तुमने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, और बात बस इतनी सी है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, यहाँ तक कि मैं दिन में केवल एक ही बार खाकर अपने खाने तक को बचा रही हूँ। जिस पर कि मॉन्क वो बोलता है अगर आपको कैश देने में दिक्कत आ रही है तो क्यों ना इसे थोड़े से मेहनत करके चुकाया जाए। मेरा सेक्ट सॉलिन, उसका कम्युनिकेशन हाल ही में मुझसे कट हो चुका है। यदि आप मेरी तरफ से वहां जाकर ये चेक करें ये आखिरकार वहां पर हुआ क्या है, तो मैं आपके इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। कैप्टन जो कि सुन काफी ही ज्यादा भड़कते हुए कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे काम को करूँ? कभी भी नहीं। पिछली बार जब टैक्सी ड्राइवर बनी थी तो लगभग मैं मर ही चुकी थी। वह मॉन्क जिस पर कहता है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं आपके सारे ही ब्याज को माफ कर दो। और कैप्टन फिर भी ना मानते हुए उससे कहती है कोई भी चांस नहीं है। अगर तुम ब्याज के साथ साथ सभी पैसे को माफ कर देते हो तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। वह मॉन्क जिस पर तुरंत ही मानते हुए कहता है ठीक है तो चलिए मैं आपके सारे ही पैसे को माफ कर देता हूँ और आगे की सारी चीजों को आप पर छोड़ता हूँ। इतना बोलते हुए वो तुरंत ही कॉल को कट कर दिया होता है, जिसे तो देख
कैप्टन भी हैरान हो चुके थे। आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मान गया? कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हो गया है? दूसरी तरफ हम मॉन्क को देखते हैं, जो कि जैसे ही कॉल को रखता है तो वह तुरंत ही खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया था। बाद में अपने ब्लड को साफ करने के बाद वो किसी से कहता है, इंतजार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि उसे कुछ अजीब से लोगों ने घेर रखा था, शायद वो फिर से किसी मिशन को लिया है। आगे वो उन लोगों को देखते हुए कहता है, चलो मेरे पास आ जाओ और मुझे मौका दो तुम्हारे मोटे खोपड़ियों को दोबारा तोड़ने के। कुछ कितना बोलते ही सीन काफी ही समय बाद शिफ्ट होती है और हम सीधे देखते हैं जोहा यूनहा सॉलिन प्लानेट को, जहाँ पर कि कैप्टन अब पहुंच चुकी होती है और अपने सामने देखते हुए काफी ही ज्यादा हैरानी में बोल रही थी, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, हम लोग किसी गलत जगह पर आ चुके हैं। तो जिन वो बोलता है, ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। इतने में ही उनके पीछे से कोई बोलता है, क्या तुम लोग भी यहाँ पर अपने कर्जे को लेने के लिए आए हो? कैप्टन जो कि सुन जब उस ओर देखती है तो वहाँ पर एक बंदा था जो कि बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता तुम लोगों का कर्जा कितना है, लेकिन अगर तुम अभी हार मान लेते हो तो ये बेहतर होगा। मैंने अपने जीवन के 50 साल कर्जे वसूलने में बिताया है, लेकिन इस तरह के कमीने मैंने कभी भी नहीं देखे। मैं यहाँ पर 15 सालों से रुका हुआ हूँ, लेकिन तब भी मैं अपने कर्जे को वसूल नहीं सका, बल्कि मेरा 2 से 3 गुना नुकसान ही हो गया। इसीलिए आज मैं यहाँ से हार मान कर जा रहा हूँ। पर मैं जाने से पहले तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, कुछ भी हो जाए तुम उस जगह के अंदर मत जाना। इससे आगे वो कुछ बोल पाता तभी हम देख पाते हैं उन लोगों के सामने वाले बिल्डिंग को तोड़ता हुआ कोई चीज एकदम से ही बाहर निकलती है और नीचे गिरते हुए सीधे जमीन के अंदर आधा धंस चुकी थी। हमें पता चलता है ये कोई चीज नहीं बल्कि एक इंसान होता है, जिसे देखता हुआ वो बंदा आगे बताता है, अगर तुम मेरी सलाह को न मानकर अंदर गए और किसी मजाकिया इंसान को देखा तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि वे बूढ़े कमीने बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन तुम अंदर जाते समय अपने कान और आंखों को बंद कर लेती हो तो उनकी जुबान इतनी चालाक है, बस कुछ शब्द और तुम पिघल जाओगे और तुम्हें फिर से ठग लिया जाएगा। उस बंदे की ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन इतना हैरान होती है कि कुछ भी नहीं बोल पाती। बाद में वह जिन से कहती है, चलो वापस चलते हैं, हमें केवल यहाँ पर चेक इन करने के लिए बोला गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वे सभी सुरक्षित हैं। और जिन वो अभी भी ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, अंदर जाओ, वादा किया है तो इसे ठीक से निभाना चाहिए। कैप्टन जो कि सुन बोलती है, क्या तुम सचमुच में चाहते हो कि मैं अकेले अंदर जाऊं? तो जिन वो बोलता है, क्या तुम ही वो पर्सन नहीं थे जिसने की वादा किया है? कैप्टन जिस पर बोलती है, ये किस तरह का बकवास है? जिन बताता है, चिंता मत करो, तुम सुरक्षित रहोगे, क्योंकि सॉलिन सबसे अधिक रेपुटेबल और राइटियस सेक्ट है। वे स्ट्रिक्टली लॉ और प्रोप्राइटी को फॉलो करते हैं, खासकर औरतें यहाँ पर सबसे अधिक सुरक्षित होते हैं, इसीलिए तुम अंदर जा सकती हो। मैं यहाँ बाहर बैठकर पहरा दूंगा कि कोई भी तुम लोगों को परेशान ना कर सके। कैप्टन बोलती है, तुम्हें नहीं लगता ये जगह ऑलरेडी सुरक्षित है? पर जिन उसके साथ न जाने का फैसला करते हुए कहता है, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। जो सुनता हुआ बेचारी कैप्टन वो तो कुछ भी नहीं बोल पाती और अंततः उसे हार मानकर उस बिल्डिंग के अंदर जाना ही पड़ता है। लेकिन वो बेहद ही ज्यादा घबराई हुई लग रही होती है, क्योंकि उस बिल्डिंग के अंदर एक भी आवाज नहीं था, हर जगह शांति थी, इतनी कि लोगों को डरा दे। पर कैप्टन वो किसी तरह हिम्मत करती है और फिर सीधे अपने सामने एक दरवाजे की ओर जाती है और उसे थोड़ी देर गौर से देखने के बाद जैसे ही उसे खोलने की कोशिश करने लगती है, तभी एक आवाज आती है, आखिर वो कौन सा काम हो सकता है जो तुम्हें यहाँ पर खींच लाए? हम देखते हैं उसके पास एक बहुत ही बड़ा मॉन्क आया होता है, जो कि ग्रेट मॉन्क सोचियोन वेटर होता है। वह मॉन्क आगे कहता है, अगर तुम यहाँ पर अपने कर्जे को वापस लेने आई हो तो बिना चिंता किए वापस जा सकती हो, क्योंकि सॉलिन अपनी विश्वसनीयता से ही जानी जाती है। हम एक दिन निश्चित ही तुम्हारे सारे कर्जे को ब्याज सहित चुका देंगे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नया डेट प्रॉपर तरीके से दे सकता हूँ। कैप्टन बोलती है, नहीं, मैं यहाँ पर अपने कर्जे को वापस लेने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर किसी और कारण से आई हूँ। वह मॉन्क जिस पर बहुत ही ज्यादा हैरानी में बोलता है, क्या तुम यहाँ पर अपने कर्जे को वापस लेने नहीं आई हो? क्या तुम्हें पूरा यकीन है? कैप्टन बताती है,
हाँ, मैं पूरे यकीन से बोल रही हूँ। वह मॉन्क जिस पर तुरंत ही अपने रवैये को बदलते हुए कहता है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुम्हारी आंखें ये इतनी खाली खाली क्यों लग रही है? क्या तुम्हारे फैमिली और दोस्त तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? वाकई में नाराजगी के साथ जीना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। यहाँ तक कि तुम्हारे पास तो अपने नाराजगी से निपटने का ताकत भी नहीं है। तुम्हारा केवल फायदा उठाया गया है। सच में घाव कभी नहीं भरते। कैप्टन उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ अपने मन में कहती है, वो कितनी आसानी से मेरे पास्ट के बारे में जान गए। सच में मैंने जैसा सुना था यहाँ के मॉन्क वैसे ही है। पर इतने में ही वो मॉन्क उसे गले से लगाते हुए कहता है, चिंता मत करो, अब तुम चूंकि इस बूढ़े मॉन्क के पास आ चुकी हो तो निश्चित ही सौभाग्य तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें अपना पर्सनल डिसेबल बनाता हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जिससे तुम अपनी नाराजगी को दूर कर पाओगी। रजिस्ट्रेशन फीस केवल 3000 क्रेडिट है और मंथली फीस केवल 1000 क्रेडिट। अगर तुम 1 साल का फीस एक ही बार में जमा कर देती हो तो मैं तुम्हें 50% छूट दूंगा। तो अब चलो जल्दी से 9000 क्रेडिट मुझे दे दो। और हाँ, कार्ड नहीं चलेंगे। मतलब कि जैसे कि पहले उस बंदे ने बताया था, वो तुम्हें अपने प्यारे प्यारे शब्दों में फंसा लेगा, वैसे ही अभी मॉन्क अपने प्यारे प्यारे शब्दों से कैप्टन को ठगने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से कैप्टन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, ये दोनों ही बिल्कुल ही सेम है। दूसरी तरफ इन सबसे अनजान आसमान के नीचे बैठा हुआ जिन जब पहरा दे ही रहा होता है, तभी उसके सामने से कोई चीज बड़े ही भयंकर स्पीड के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखने से वो बेहद ही ज्यादा भयंकर महसूस हो रहा था। पर जिन उस पर हल्का सा भी अपना ध्यान न देते हुए अपनी आंखों को बंद कर शांति से बैठा हुआ था। सेम टाइम पर इधर हम देखते हैं मॉन्क वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे पास कोई भी पैसे नहीं है? कैप्टन बोलती है, हाँ इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। वह मॉन्क जिस पर बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर काम ढूंढने आई हो? तब तो यह और भी ज्यादा अच्छा है। हमने अभी अभी इस जगह को प्रीमियम इंटरटेनमेंट बिजनेस में बदला है, जिसके लिए हम हॉस्टेज को ढूंढ ही रहे थे। तुम्हें कोई भी बेस सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें जो कुछ भी बिकेगा उसका हिस्सा मिलेगा। मुझे यकीन है तुम अपने लुक के बदौलत बहुत ही पैसे कमाओगे। जो सुनता हुआ कैप्टन वो फिर से खामोश हो चुके थे और उसे कुछ भी जवाब दे पाते उससे पहले ही एक आवाज आती है, अब बस करो। हम देखते हैं वहाँ पर कोई दूसरा मॉन्क आ गया होता है, जो कि कुछ ज्यादा ही मॉडर्न था। वो कहता है, शायद वो बच्चा सिजू ने हम पर नजर रखने के लिए इसे भेजा है। वह बड़ा सा मॉन्क जिस पर हैरान होते हुए बोलता है, क्या सच में? ओए मुझे बताओ कि क्या वाकई में उस घटिया आदमी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? आखिर उस बेवकूफ की हिम्मत कैसे हुई इतनी खूबसूरत लड़की को यहाँ पर भेजने की? पर भाई साहब कैप्टन वो तो उन लोगों की हरकतें और बातों को सुनता हुआ पूरी तरह से अवाक हो चुके थे और अपने मन में कहते हैं, भाई इसकी टांग यहाँ पर चल क्या रहा है? सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ जिनकी तरफ आ रही चीजों को देखते हैं। वो अपने सामने इस तरह किसी को बैठा हुआ देख आपस में बात करते हुए कहते हैं, बॉस हमारे रास्ते को कोई रोक कर बैठा हुआ है। उसके अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी ड्राइव इंस्टॉल नहीं है। वो प्योर अनमोडिफाइड नेचुरल बीइंग है। क्या हमें उसे इग्नोर करके आगे चले जाना चाहिए? तो उनका बॉस बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा जोरों से दौड़ो। हमारे धंधे वाले लोग कमजोरों पर और भी अधिक सख्ती से वार करते हैं। तो उसके दोनों ही चमचे कहते हैं, ठीक है हम समझ गए। पर हम देखते हैं वे लोग जैसे ही जिनके पास जाते हैं तो उसके चेहरे को देखता हुआ बॉस बोलता है, ये नहीं हो सकता, रुक जाओ, पूरे पावर के साथ ब्रेक लगाओ। हम देखते हैं उसकी आवाज को सुन जिन जब अपनी आंखों को खोलकर सामने देखता है तो उसके सामने से आ रहे बॉस का सर अपने घुटनों पर था। अपने बॉस को इस तरह नील डाउन करते हुए ये लोग भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे और अपने बॉस को जब आवाज लगाने की कोशिश करने लगते हैं तो उनका बॉस बोलता है, अपना मुंह बंद रख और अपने सर को सीधे जमीन पर रख। यह वही मास्टर है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। वे लोग जो सुनता हुआ बेहद ही ज्यादा हैरान हुए थे। बाद में अपने सर को तुरंत ही जिनके सामने झुकाते हुए कहते हैं, ग्रीटिंग रिवॉर्ब ग्रैंड मास्टर। उन लोगों को इस तरह देख जब जिन पूछता है, आखिर तुम लोग हो कौन? तो मेन बॉस बताता है, यह मैं हूँ मास्टर, वही शर्मिला और दयालु लड़का जिसकी हथेली को आपने टॉर्टुगा के रोजू मार्केट में थपथपाया था। जो सुनता हुआ जिनको भी वो बंदा थोड़ी थोड़ी याद आने लगा था। वहीं वो बॉस
बॉस आगे कहता है, उस समय आपने मेरे मेरेडियन को खोलकर मेरे कंधों को पंख दे दिया था। क्या आपको याद है? आपकी दयालुता के कारण मेरे इंटरनल एनर्जी ड्राइव अब 10 गुना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और अब मैं एक गुंडे से ग्रोइंग थ्रिविंग बिजनेस का सीईओ बन चुका हूँ। थैंक यू मास्टर, ये सारी चीजें आपकी बदौलत हुई है। उस बंदे की इस तरह की बातों को सुनता हुआ जिन उससे बोलता है, क्या तुम अपनी बातों से मास्टर वाले शब्द को हटा सकते हो? मैंने केवल तुम्हारे मेरेडियन को साफ किया था ताकि तुम्हारी हड्डियां वो अच्छी तरह से जुड़ सके, जो कि सिर्फ नूडल के लिए भुगतान था। वह बॉस जिस पर कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, काइंडनेस की वैल्यू उसे पाने वाले तय करते हैं। इसीलिए क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मास्टर? और प्लीज मुझे मौका दीजिए आपके फेवर को दोबारा रिपे करने के। उस बंदे की ऐसी हालत को देखता हुआ जिन कहता है, मेरा नाम ली मॉक जिन है, लेकिन सीरियसली तुम्हें रिपे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और भाई साहब वो बंदा तो अलग ही नशे में था। वह जिन के नाम को सुनते ही अपने बाकी के साथियों से कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना? अंततः हमारी कंपनी को एक ऑफिशियल नाम मिल ही गया है। आज से हमारी कंपनी का नाम मॉक जिन क्रेडिट इवोल्यूशन होगा, शॉर्ट में MG क्रेडिट। इसीलिए अब इन्हें एक बार फिर से ग्रेट करो, ये हमारे नए चेयरमैन है। भाई साहब उन लोगों की ऐसी हरकतों को देख जिन तो बिल्कुल सिग्मा मेल की तरह सोच रहा था ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ हम कैप्टन को देखते हैं, उसे उन मॉन्कों ने अपने साथ ले गए होते हैं और उसे अपने सामने बैठाए हुए बोल रहे थे, तो तुम असुरा बुद्धा के कर्जे में थे और उसे चुकाने के लिए तुम इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ पर आई हो। तुम सच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार बच्ची हो। मैं इस अंधकार अन्यायपूर्ण युग को लेकर चिंतित था, लेकिन अब मुझे रास्ते को दिखाने के लिए एक लालटेन मिल चुका है। अमिताभा ये सब बोलता हुआ वह बड़े से मॉन्क से कहता है, उसने अपने कर्जे को मेहनत के जरिए चुकाने का फैसला किया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। नैतिकता का इससे बेहतर कोई भी मानक नहीं हो सकता। सही कहा ना? तो बड़ा सा मॉन्क वो कहता है, यह न केवल उत्तम है बल्कि व्यवहारिक रूप से भी भरपूर है। वह निश्चित रूप से नए युग के नेता के रूप में योग्य है। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, माफ करना, लेकिन चूंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम लोग सुरक्षित हो, तो अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमारे बीच बस इतना डील था कि आपकी सुरक्षा को कंफर्म कर लेने के बाद यह कर्जा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। छोटा मॉन्क जिस पर कहता है, तब तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, हम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कैप्टन जिस पर हैरानी में पूछती है, क्या मतलब है आपका? वह छोटा मॉन्क जिस पर बातों को पलटते हुए कहता है, तुम्हें ये ठंडा होने से पहले पी लेना चाहिए। यह लोवाक कॉफी है जो पुनर्जीवित एक्सटिंक्ट से बनाई गई है। इसकी कीमत 1000 क्रेडिट पर कप है। इतनी महंगी चीज को अपने सामने देख कैप्टन के तो मुंह से आवाज तक नहीं निकालते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉस के दोनों ही चमचे पूरी मेहनत के साथ हॉट डॉग बना रहे होते हैं। वही खुद बॉस जिनके लिए उसे परोसते हुए बोल रहा होता है, मास्टर मैं आपको जितने महंगे खाने को खिलाना चाहूँ खिला सकता हूँ, तो फिर इस तरह की सॉसेज कौन सी बड़ी बात है? जिन जिस पर उसे पूछता है, तुमने कहा तुम अपने कुछ कर्जों को सॉलिन से वापस लेने आए हो। वह बॉस बताता है, केवल कुछ कर्जे नहीं मास्टर, केवल हमारी कंपनी ही कर्जे वसूलने के 117 मामले को संभाल रही है, जिनका टोटल पैसा ब्याज को छोड़कर 780,000 क्रेडिट बनते हैं और कुछ का तो ब्याज लगभग पिछले 30 सालों से नहीं भरा गया है। मतलब इन लोगों का काम अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो मैं बता दूं, ये लोग रिकवरी एजेंट की तरह है जिनके पास कर्जे वसूलने के काम आते हैं। ऐसे लोगों से जो अपने कर्जे टाइम पर नहीं दे पाते या फिर देना नहीं चाहते। इसीलिए ये लोग इस बार सॉलिन के पास 177 लोगों के कॉम्प्लेन और कर्जे को वसूलने के लिए आए हैं, जिसके बारे में बॉस बताता है, जो कि कुल 780,000 क्रेडिट बनते हैं बिना ब्याज के। ये कर्जा सॉलिन के पूरे कर्जे का 1% भी नहीं है। मतलब 780,000 क्रेडिट सॉलिन ने जितना कर्जा लिया है उसका 1% भी नहीं है। मतलब समझ सकते हो सॉलिन ने कितना बड़ा कर्जा लिया होगा। खैर हम देखते हैं ये सारी बातों को बताते हुए बॉस जब अपनी आंखों को खोलकर जिन की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि जिनका खाना खत्म हो चुका था और वो उसी को घूर रहा होता है, जिस वजह से बॉस अपने चमचों पर चिल्लाते हुए कहता है, कमीनो कर रहे हो, जल्दी से और भी ज्यादा तलो। वही सेम टाइम पर इधर हम छोटे मॉन्क को देखते हैं जो कि आगे सॉलिन के बारे में कैप्टन को बताते हुए कहता है, हाल ही में सॉलिन अपने बुरे किस्मत को झेल रहा है। इसी वजह से जो हमारे सारे बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकते वे सारे के सारे डूब चुके हैं और उन पर बेलगाम ब्याज बन चुका है। आगे बड़ा मॉन्क बताते हुए कहता है, खासकर हमारा अम्यूजमेंट पार्क, हमें समझ नहीं आ रहा है वो कैसे फेल हो गया। जरूर यह सॉलिन के रेपुटेशन से जलने वाले दुष्ट आत्माओं का कीड़ा कराया है। धिक्कार
है उन पर। कैप्टन जो सुनता हुआ एम्यूजमेंट पार्क के बारे में जब पूछती है तो छोटा मॉन्क उसे बताता है सॉलिन ने समय और ट्रांजैक्शन इंडस्ट्री के साथ बदलने का फैसला किया। एल्डरों की बैठक के बाद जो सबसे पहले प्रोजेक्ट को हमने डिसाइड किया वह एम्यूजमेंट पार्क था, जिस पर बड़ा मॉन्क कहता है यह मेरा आइडिया था सीनियर ब्रदर। छोटा मॉन्क कहता है हाँ सही कहा, तुम जीनियस हो। तो बड़ा मॉन्क बोलता है सीनियर ब्रदर ये तो कुछ भी नहीं था, बस काम वो करो जो आपको अच्छा लगे। सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका है ना। इंटरटेनमेंट का हमारा सबसे पसंदीदा साधन हमेशा से एम्यूजमेंट पार्क ही रहा है। सीनियर का फेवरेट है फेरिस व्हील और मेरा है रोलर कोस्टर। हमने बेस्ट फैसिलिटीज बनाने के लिए बहुत पैसा इन्वेस्ट किया और बिना रुके इसे लगातार चलाता गया। यह तभी रुका जब हम सो गए। कैप्टन पूछती है फिर यह फेल कैसे हुआ? वह मॉन्क बताता है यही तो हम जान नहीं पा रहे हैं। हमने बहुत बार राइड किया और हर राइड के लिए पे किया। खाने और सोने के अलावा हमने तब तक राइड किए जब तक कि हमें चक्कर नहीं आ गया। हमने अपनी सीमा को खुद से धकेलते हुए सारा पे कैश में किया, लेकिन तब भी हम नाकाम ही रहे। क्या इसका कोई मतलब भी है? कैप्टन जो कि सुनता हुआ कहती है अब मुझे ये मत बताओ कि। तो छोटा मॉन्क उसे कहता है हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे दूसरे इंटरप्राइजेज भी अपने पीक पर था और फिर भी वे कैसे बंद हो गए। जो सुनता हुआ जब कैप्टन पूछती है आखिर क्लब की क्षमता कितनी थी तो मॉन्क बताता है बेशक 2 लोग, इस धरती पर केवल हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता। वो इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ भाई साहब पूरे कमरे में खामोशी छा गया होता है। वहीं छोटा मॉन्क आगे बताते हुए कहता है हमने खराब मैनेजमेंट के चलते अपने पैसे को नहीं खोया है। हो सकता है कि हम अपने फाइनेंस को ट्रैक ना कर सके, इसीलिए हमने उस बच्चे को कहा था एक कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट को यहाँ पर भेजे। कैप्टन बोलती है रुको, क्या तुम लोग मेरी बात कर रहे हो? जिस पर छोटा मॉन्क वो पूछता है यदि तुम इन दोनों कपों और इस टी कप को जोड़ो तो कितना बनेगा? कैप्टन बताती है 3। छोटा मॉन्क जो सुन पूछता है क्या ये सही है? तो बड़ा मॉन्क उसे कैलकुलेटर पर जोड़ते हुए बोलता है ओह माय गॉड यह तो बिल्कुल ही सही जवाब है। छोटा मॉन्क जो सुनते ही भगवान को शुक्रिया करते हुए काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है एक जीनियस। असुरा बुद्धा ने सचमुच में सॉलिन को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। इतनी छोटी सी बात के लिए उन लोगों का इस तरह खुश होते हुए भगवान को शुक्रिया करते हुए देख कैप्टन हैरानी में कुछ भी नहीं बोल पाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन ने दोबारा अपनी प्लेट को खाली कर दिया था और बॉस वो चिल्ला रहा होता है आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से और तलो। तो उसके दोनों ही चमचे बोलते हैं लेकिन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। जिस पर वो बंदा भी अपने हाथों पर लगे घड़ी को देखते हुए कहता है सही कहा, काफी लेट हो चुकी है। इसी के साथ वो जिन से बोलता है मास्टर चलिए हम कहीं और पर चलते हैं, अब उनके आने का समय हो चुका है। वैसे भी ईमानदारी से कहूँ तो हमने यहाँ पर केवल इसीलिए रस किया था क्योंकि हमें पता चला था कि मेन कर्जा देने वाला यहाँ पर आने वाला है। अगर उन्होंने अपनी राइट का इस्तेमाल किया तो हमारे जैसे छोटे मोटे क्लेम वर्थलेस हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहले ही बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, हमें अपना घाटा करके यहाँ से भागना होगा क्योंकि हमारी लाइफ हमारे पैसों से ज्यादा कीमती है। जिन जो कि सुनता हुआ कहता है मुझे नहीं पता तुम किस चीज को लेकर इतनी चिंता कर रहे हो, लेकिन अगर सॉसेज बचे हैं तो उसे जल्दी से ग्रिल करो। मुझे खाना खाते समय किसी के भी द्वारा बीच में टोके जाना पसंद नहीं है। वह बॉस जिस पर कहता है मैं आपकी पावर को जानता हूँ मास्टर, पर आपको इस लड़ाई को इग्नोर करना होगा क्योंकि ओपोनेंट हेवनली डीमन सेक्ट है। हेवनली डीमन सेक्ट का नाम सुन जिन काफी ही ज्यादा शौक हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिप में बैठे हुए सुंजा और रोबोट को देखते हैं। वो दोनों ही अपने सामने अपीयर हो रहे हेवनली डीमन सेक्ट के बड़े से शिप को देखता हुआ हैरानी में कहते हैं शुक्र है कि उन्होंने हमें नहीं देखा। तो पीछे खड़ी सोहवा वो बोलती है ऐसा नहीं है, उन्होंने बस हमें अनदेखा कर दिया है। हम देखते हैं उस बड़े से शिप का जैसे ही गेट खुलता है तो वहाँ से छोटा सा बॉल टाइप का शिप निकलता है और सीधे सॉलिन प्लैनेट के अंदर जाता है, जिसे कि ये लोग बड़े ही खामोशी में देख रहे होते हैं। वहीं सेम टाइम पर सारी चीजों से अनजान कैप्टन अपने सामने देख और भी ज्यादा हैरान हुए थे क्योंकि उन दोनों ही मॉन्कों ने उसे एक अलग ही जगह पर लेकर आया होता है अपने साथ, जहाँ पर कि वे
कागजों के ढेर को दिखाते हुए कहते हैं बस यही सारे हैं। यहाँ पर कई सारे बिजनेस डील, कॉन्ट्रैक्ट, रिसिप्ट, सभी प्रकार के पेपर सदियों पुराने आसानी से यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। तो कैप्टन उनसे पूछती है और तुम लोगों ने बस इसे ऐसे ही छोड़ दिया? छोटा मंक बताता है हम नंबरों के मामले में बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए इन पर ध्यान देना कोई मतलब नहीं बनाता, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम इन्हें संभालने में जितना समय ले सको ले लो, वैसे भी हमारे पास यहाँ पर समय के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कैप्टन वो चिल्लाते हुए बोलती है रुको, यह सौदा नहीं हुआ था, हम बस इस बात पर सहमत हुए थे कि तुम्हारी सुरक्षा को देख लेना काफी होगा 98,000 क्रेडिट को माफ करने के लिए। छोटा मंक जिस पर कहता है किसी ने सही कहा है, जितने तुम जीनियस होंगे उतने ही तुम्हारे सोशल स्किल खराब होगा। जो सुनता हुआ कैप्टन कुछ भी ना समझते हुए उससे इसका मतलब पूछती है तो छोटा मंक वो बोलता है शब्द कागज की तरह लिपटी हुई होती है, अगर तुम्हें असलियत में उनका अर्थ जानना है तो उन्हें खोलना पड़ेगा। कैप्टन जिस पर फिर इसे कुछ भी ना समझते हुए उससे जब पूछती है तो मंक आगे बोलता है एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर कोई तुम्हारा दोस्त दूसरे देश में रहता है और वह तुमसे वहां से बोलता है कि तुम उसके माता पिता को देखा हो, तो तुम उनके माता पिता को देखने जाते हो, लेकिन उनके घर जाने के बाद तुम्हें पता चलता है कि उसके माता पिता बेहोश है, तो क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाओगी? जिस पर कि कैप्टन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। तो मंक कहता है लगता है कि तुम समझ चुकी हो, तुम वाकई में एक सच्चे जीनियस हो। यही सारी बातों को बोलता हुआ वो आगे भी कई सारी बातों को बोलता है, लेकिन चलो हम उन्हें इग्नोर करेंगे। हम देखते हैं कि वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पूरे जगह पर वार्निंग सिग्नल चलना शुरू हो चुका था। अचानक ही ऐसी सिचुएशन को देखता हुआ जब कैप्टन इसके बारे में पूछती है तो छोटा मंक वो बोलता है इस पर ध्यान मत दो, ये अपने आप ही कभी कभार बंद हो जाता है। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है क्या ही बकवास है, ये एक इमरजेंसी अलार्म है। वहीं बाहर हम देखते हैं कि बॉस और उसके चमचे सभी पूरी तरह से जिनके सुरक्षा में खड़े थे, क्योंकि उस बड़े से हेवनली डिमन सेक्ट के शिप से एक छोटा सा जो शिप निकला था वो उनके सामने आकर लैंड कर दिया होता है, जिसका कि जब गेट खुलता है तो वहां से 3 बंदे घोड़े में बाहर निकलते हैं और सीधे जिनकी तरफ देखते हैं। वहीं ये लोग जब उन तीनों बंदों की तरफ देख रहे थे तभी उनका नजर अपने सामने खड़े बंदों के मेन बॉस के चेहरे की तरफ जाता है, जो कि 3 आंखों वाला कोई इंसान होता है। हम देखते हैं दोनों ही पार्टी एक दूसरे को देखता हुआ कुछ भी न बोलते हुए बड़े ही खामोश रहते हैं, और जिन उसे तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वह दबा दबा कर अपने सॉसेज को खा रहा होता है। जिस वजह से बॉस कहता है मास्टर आराम से खाने का आनंद लीजिए, आपके डिसेबल के रूप में मैं आपको और भी कुछ समय दूंगा ताकि आप कम से कम एक और सॉसेज खा सके, बाकी मैं आपसे अगले जन्म में फिर से मिलूंगा। तो जिन वो बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे और भी सॉसेज चाहिए, चलो जल्दी से उन्हें ग्रिल करो और कुछ सॉसेज पैक भी कर देना, मुझे ले जाना है, मेरे कुछ भूखे बच्चे मेरा इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ हेवनली सेक्ट के बंदे अपने बॉस से बोल रहे होते हैं वे सारे बस 3rd रेट के वसूली करने वाले हैं, आप कहे तो क्या मैं उनसे छुटकारा पा लूं? तो उनका बॉस बोलता है नहीं, उन्हें इग्नोर करो। भले ही हमारे हेवनली सेक्ट को छपरे गुंडे कहा जाता है और हम कभी भी कमजोरों को नहीं रौंदते, पर बॉस वो तो पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार हो गया होता है और उसे लग ही रहा था कि अब वो लोग उस पर अटैक करने वाले हैं। तभी वो देखता है कि वे लोग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं और उसके साइड से जाने लगते हैं, जिसे देख तो वे लोग भी काफी ही ज्यादा हैरान हुए थे। वहीं हम देखते हैं हेवनली सेक्ट का पीछे से जा रहा एक बंदा, वह अचानक ही जिनकी तरफ देखता हुआ उसका एक सॉसेज उठाते हुए कहता है यदि तुम लोग लंबी जीवन को जीना चाहते हो तो अपनी नजरों को नीचे रखना सीख लो, वरना अगली बार तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा। इससे आगे वो कुछ भी बोल पाता तभी उसे भयंकर तरीके से एक पंच लगता है, जिसे खाते ही वो कई बार जमीन में टकराते हुए दूर जाकर गिरता है। अपने पीछे इतनी जोरदार आवाज को सुन आगे चल रहे बंदे भी रुक चुके थे। वहीं हम देखते हैं उस खतरनाक पंच को देने वाला कोई और नहीं बॉस था, जो कि उस बंदे को सॉसेज तक नहीं खाने दिया होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के खाने के साथ खिलवाड़ करने के?
मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये बिना सोचे समझे कर दिया। तो जिन वो बोलता है नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जबकि इस तरफ हेवेनली सेक्ट के बंदे वे गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो उनकी बातों को काटते हुए मेन बंदा बोलता है इंटरेस्ट है, तुमने केवल जिन फैमिली से कुछ सस्ते मार्शल आर्ट को सीखा है और तुम्हारे पास जो इंटरनल एनर्जी ड्राइव है वो भी बहुत कम कैपेसिटी वाला है, पर फिर भी तुमने ऐसा किया। वाकई में जो कहावत है इस विशाल ब्रह्मांड में तुम कभी कभार ऐसे आदमी से भी मिल जाते हो जो तुम्हारे सारे लॉजिकों को फेल कर देता है, वे सच है। पर क्या मैं ऐसी सिचुएशन का पहले कभी सामना किया है। इतना बोलते हुए जब वह बॉस से पूछता है आखिर कौन हो तुम, तो उसकी शक्ल को देखता हुआ बॉस की भी पूरी तरह फट चुकी थी और वो घबराते हुए जिनसे कहता है मास्टर हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। यह बंदा सैम मॉकगवी है, हेवेनली डिवन सेक्ट का लॉ प्रोटेक्टर। इसके जैसे आदमी इस तरह के पिछड़े जगहों पर कभी भी खुद को नहीं दिखाता, पर फिर भी ये यहाँ पर है पता नहीं क्यों। जिस पर के जिन उसकी बातों का कोई भी जवाब ना देते हुए बस इतना कहता है मैंने तुमसे कहा ना जाओ और सॉसेज को ग्रिल करो। जिन की ऐसी बातों को सुनता हुआ बॉस अपने सामने सैम से कहता है रुक जाओ, सीधे मेरे तरफ आओ, मैं उसे कुछ सेकंड रोकने की कोशिश करूंगा। तो वो सैम कहता है मैंने तुमसे तुम्हारे पहचान के बारे में पूछा और तुम लड़ाई से इसका जवाब दे रहे हो। अगर ऐसी बात है तो मुझसे अगले जन्म में अब मिलना। बॉस जिस पर और भी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है भाई इसकी टांग मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकता, मुझे मरने से पहले जितनी देर हो सके उसे रोके रखना होगा। हम देखते हैं वह बंदा सैम जैसे ही उसके पास आता है तो वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिसको देखता हुआ बॉस कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही टेलीपैथी के जरिए उसे एक आवाज आती है हिलना मत। शायद ये जिनकी आवाज थी। उस आवाज को सुनता हुआ बॉस वो काफी ज्यादा हैरान हुआ था, लेकिन अपने सामने के अटैक को देखता हुआ काफी घबरा भी चुका होता है। पर जब भाई साहब जिन उसके साथ है तो वो अटैक क्या ही कर पाता। बॉस बच चुका होता है और उस बंदे का अटैक सीधे उसके बगल से गुजरता है, जो कि इतना भयंकर था कि हम देख पाते हैं उसके पीछे वाला पूरी जगह तबाह हो चुकी थी। इतने भयंकर पावर को देखते हुए तो बॉस और भी ज्यादा घबरा चुका होता है। वही वो बंदा सैम कहता है तुमने डॉज कर लिया, पर कैसे? क्या तुमने इल्यूजन ऑफ द ब्लड स्पिरिट डिवाइन पाल्म को ओवरकम करके ये किया, या फिर बात कुछ और है? यही सारी बातों को बोलता हुआ जब वो अपना दोबारा उसी अटैक को करता है तो हम देखते हैं बॉस के कानों में फिर से एक आवाज आती है बस अपनी आंखें बाईं साइड के पुपिल पर रखना। जिस तरफ वह पुपिल जाता है उसी तरफ उसका शरीर भी जाता है। मतलब नहीं समझे होता। जिनका बोलने का मतलब है उसके तीनों आंखों में बाएं साइड का आंख जिसके अंदर वो काला वाला पार्ट होता है ना, वो जिस तरफ भी जाएगा सैम का अटैक सेम उसी तरफ जाएगा। हम देखते हैं बॉस जिनके डिस्क्रिप्शन के अनुसार उस बंदे की आंखों को फॉलो करता हुआ फिर से उसके अटैक से बच गया होता है, और ऐसे ही वो बार बार उस बंदे की आंखों को फॉलो करता हुआ उसके सभी अटैकों को लगातार डॉज करता हुआ जा रहा था, जिस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर सैम अपने अटैक के स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है। लेकिन उसके हर एक अटैक को बॉस बिना किसी दिक्कत के डॉज करता हुआ जा रहा था। यही कारण था कि वो और भी ज्यादा गुस्से में अपने अटैक को करना शुरू कर दिया होता है। वहीं इस तरफ हम बॉस के चमचे और सैम के चमचे दोनों को ही देख पाते हैं। उनके इस तरह के फाइट को देखता हुआ दोनों ही तरफ के चमचे हल्का सा भी कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। आगे वे लोग देखते हैं सैम जब अपने पाल्मा अटैक को करता हुआ थक गया होता है तो वह सीधे हवा में एक बड़ी छलांग मारता है और फिर हवा के बीच से ही काफी ज्यादा भयंकर तरीके से अपनी स्पीड को कई गुना बढ़ाते हुए बॉस पर हमला करने के लिए तैयार था, जिससे बचने के लिए बॉस अपने मुट्ठी को बनाता हुआ खतरनाक तरीके से जमीन पर एक स्ट्राइक को करता है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि जमीन टूटकर हवा में उड़कर उस बंदे सैम पर हमला करना शुरू कर दिया था और बॉस के चारों ही तरफ मनुष्य ट्रैप बन गया होता है। और हम देखते हैं कि सैम को इससे हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता, वो काफी ऊपर में होता है, लेकिन थोड़े ही समय में वो डिसअपेयर होना शुरू हो चुका था अचानक ही। मतलब कि अभी तक जो बॉस के साथ लड़ रहा था वो बस इल्यूजन था, असली सैम वो फाइट से दूर खड़ा था। और चूंकि वो इतनी देर से फाइट लड़ रहा था इसीलिए थकान के चलते उसका इल्यूजन अचानक ही खत्म हो गया होता है। हम देखते हैं
वो किसी तरह खुद को संभालते हुए जब उठता है तो उसके मुंह से ब्लड बाहर निकल रहा था। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए जब उसके बंदे उसके पास आने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें पीछे ही रोक देता है और कहता है, मैंने उसे परखने की कोशिश की लेकिन खुद ही शर्मिंदा हो गया। चलो इसे मैं एक सबक की तरह लूंगा। जबकि इस तरफ बॉस डरा हुआ लड़ने के लिए तैयार बोल रहा होता है, मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करो। मैं अब तक बस तुम पर नरमी बरत रहा था। अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो सबसे अच्छी बात यह होगी कि मैं तुम्हारा सब्जी बना दूंगा। ये सब बोलता हुआ वह जिन से कहता है, मास्टर अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? अगर आप मुझे रास्ता दिखाते हो तो मैं उन्हें जितना चाहूँ पीटूंगा, क्योंकि इन घमंडी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों की हरकतें देखकर मुझे हमेशा से गुस्सा आता रहा है। जिन जो कि सुन जब कहता है बिल्कुल भी नहीं, तो बॉस पूछता है पर क्यों? जिन बताता है, भले ही उसके सेंटिमेंट 9-फोल्ड सोल रिवाइविंग डिमोनिक आर्ट को देखते हुए वो अनारी लगे, पर वो अभी फैंटम डीमन मिराज बॉडी टेक्निक का यूज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि डीमन स्पिरिट लिंकेड फिस्ट है। तुम अपने इस करंट स्किल के साथ उसे किसी भी हालत में नहीं हरा सकते। जो सुनता हुआ जब बॉस उससे पूछता है, तो फिर अब हम क्या करें? मैंने हाल ही में सुना है यह बंदा सैम हेवनली डीमन सेक्ट के लॉ प्रोटेक्टर के पोजीशन पर प्रमोट हुआ है। जो सुनता हुआ ऊपर खड़ा बड़ा सा मॉन्क बोलता है, या यही कारण है कि वो अपने प्रमोशन की पार्टी को देने के लिए हमारे पास आया है। वही छोटा मॉन्क कहता है, आप जितने ऊपर के पोजीशन पर जाते रहते हो उतने ही बिजी होते जाते हो, लेकिन फिर भी ये बंदा यहाँ पर आराम से पार्टी करने के लिए आया, ये कितना अच्छा है। इतना बोलते हुए वो कैप्टन से पूछता है, मुझे बताओ उसके सामने खड़े दोनों ही लोग क्या तुम्हारे जानने वाले हैं? अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें बचा लूंगा। जिस पर कैप्टन वो भड़कते हुए कहती है, क्या तुम उन्हें बचाओगे? मेरी मानो तो तुम्हें उस बंदे सैम को बचाना चाहिए। इतने में ही वे लोग देखते हैं कि पूरी जगह लाइट से भर चुके थे। वही बॉस भी घबरा चुका था, क्योंकि अब उसके सामने हजारों की संख्या में सैम के डुप्लीकेट आसमान में फ्लोट कर रहे थे। और देखते ही देखते दूसरे ही पल वह सभी उस पर एक साथ हमला कर दिया था। अपनी तरफ इतनी बड़ी संख्या को आते हुए देख बॉस वो कुछ भी सोच पाता उससे पहले ही उसके सामने से आ रहे सैम के सारे ही डुप्लीकेट अपने सामने देख हैरान हो चुके थे, क्योंकि वो देखता है उसके सामने से एक बहुत ही बड़ा सॉसेज आता है, जिसे देखता हुआ वो लोग कुछ भी समझ पाते और बच पाते। उससे पहले ही हम देख पाते हैं उस सॉसेज के साथ जितने भी डुप्लीकेट टकराते हैं वो सभी के सभी तबाह होना शुरू हो चुके थे। और असलियत में हम देखते हैं वो सॉसेज बहुत ही ज्यादा छोटा था और ज्यादा जोर से सैम को हिट भी नहीं किया होता है, पर फिर भी वो काफी डर चुका था, यानी कि ये एक इल्यूजन होता है। आगे सैम जब अपनी इल्यूजन से बाहर आकर सामने देखता है तो उसके सामने केवल एक ही सॉसेज था, जिसे देखता हुआ वो इतना चौंक जाता है कि कुछ भी नहीं बोल पाता और बस उस सॉसेज को ही घूर रहा था। बाद में वो एकदम से ही अपने बगल में देखते हुए कहता है, ये आदमी बिल्कुल भी नहीं। इतने में ही जिन वो बोलता है, जब कोई तुमसे भरा खाना खा रहे हो तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपना मुंह बंद रखना और मेरे लिए पानी को लेकर आओ। जिसको सुन बॉस उसके पास एक पानी की बोतल को लाते हुए कहता है, इंतजार किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से इसे लो और उनकी सेवा में लग जाओ। पर सैम उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए जिनसे पूछता है, क्या तुम मेरे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फैंटम डीमन मिराज बॉडी टेक्निक के आर पार देख सकते थे, या फिर तुम बस भाग्यशाली थे? इसके अलावा तुमने सॉसेज का इतना बड़ा इल्यूजन कैसे बनाया? मुझे ये मत बताना कि तुमने एसन सेंटिमेंट 9-फोल्ड सोल रिवाइविंग डिमोनिक आर्ट को उस सॉसेज में डालकर इसे एक्टिवेट किया। जिस पर जिन अपने कुर्सी से उठ कहता है, मुझे लगा था मैंने तुम्हें एक उम्मीद का इशारा दिया और तुम्हारी जुबान तो बहुत ही ज्यादा ढीली है। वहीं उन लोगों को इस तरह देख ऊपर खड़ा बड़ा मॉन्क बोलता है, सीनियर ब्रदर आखिरकार उस बच्चे ने अभी अभी किसका इस्तेमाल किया? तो छोटा मॉन्क बताता है, वह एक डिमोनिक सेक्ट की टेक्निक थी, पर अजीब बात यह है कि उसमें कोई भी डार्कनेस नहीं है। जिस पर बड़ा मॉन्क उससे पूछता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हेवनली डीमन सेक्ट के सभी टेक्निकें डार्कनेस से भरी हुई है, बिना डार्कनेस के कोई भी डिमोनिक टेक्निक कैसे हो सकता है? जो सुनता हुआ छोटा मॉन्क उसे बताता है, तुमने सही कहा, मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना बोलते हुए उसे कोई चीज अचानक ही हिट करता है, जिस वजह से वो तुरंत ही घबराते हुए कहता है, रुको, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सेक्ट लीडर के रूप में ऑर्डर दे रहा हूँ। सुतरा पवेलियन में रखे गए ट्रेजर के 1000 सालों के सील को तोड़ो और वहाँ पर बंद ब्लैक हिस्ट्री के पोर्ट्रेट को तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। ऐसे ऑर्डर को सुन बड़ा मॉन्क
वो हैरानी में कुछ भी नहीं बोल पाता। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन सैम की तरफ थोड़ी देर खामोशी से देखता है जब तक कि उसके पास पानी नहीं आ जाता। बाद में जब उसके पास पानी आ जाता है तो वह सैम से कहता है जब टैलेंट को शब्दों और कामों के बीच विभाजित कर दिया जाता है तो टैलेंट वो हल्का पड़ जाता है। यदि तुम अपने टैलेंट को सचमुच में बढ़ाना चाहते हो तो 3 सालों की साइलेंट कल्टीवेशन में चले जाओ। जो सुनता हुआ सैम फिर से भड़कते हुए उससे कहता है आखिर तुम हो कौन? अगर तुमने अपनी पहचान नहीं बताई तो आगे वो कुछ बोल पाता, तभी उसे अचानक ही बहुत ही बड़ा झटका लगता है, मानो उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो, जिस वजह से वो तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है। वहीं जिन उसे देखते हुए बताता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था अपना मुंह बंद रखना। मैंने तुम्हारे म्यूट पॉइंट को टेम्पररी बंद कर दिया है तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करने के लिए। अगर तुमने अपनी जुबान दोबारा खोला तो सारी एनर्जी बाहर निकल जाएगी, इसीलिए खामोश ही रहना। इसी के साथ वो उसके चमचों से कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे यहाँ से ले जाओ इससे पहले कि इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाए। और हाँ, इसका इलाज करना मत भूलना, इस बच्चे में बहुत ही अधिक टैलेंट है। जो सुनता हुआ सैम के चमचे वे कुछ भी नहीं बोलते और तुरंत ही सैम को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं इधर हम देखते हैं कि उन लोगों के जाते ही वहाँ पर छोटा मॉन्क अपने 1000 साल पुराने ब्लैक हिस्ट्री के पोर्ट्रेट को लेकर आते हैं और अपने सामने खड़े जिन की तरफ थोड़ी देर तक खामोशी में देखने शुरू कर देते हैं, जिस वजह से उस पूरे जगह पर साइलेंट छा चुकी थी। ऐसी खामोशी को देखते हुए कैप्टन अपने मन में कहते हैं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मानो ये दोनों लड़ने वाले हैं। और हम देखते हैं छोटा मॉन्क अपने पोर्ट्रेट को खोलकर जब उसके अंदर देखता है तो वो बेहद ही ज्यादा हैरान था। अपने ब्रदर की ऐसी हालत को देख बड़ा मॉन्क भी उस पोर्ट्रेट को ध्यान से देखने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि छोटा मॉन्क का हाथ और उसका पूरा शरीर उस पोर्ट्रेट को देखते हुए अब कांपना शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये सच है। यहाँ तक कि चेहरे पर सबसे छोटा बाल भी बिल्कुल एक जैसा है। यह वही हेवनली डीमन सुप्रीम है, ले मॉकजिन। सेम टाइम पर हम हेवनली डीमन सेक्ट के मेंबरशिप को देखते हैं, जिसके अंदर जब सैम पहुंचता है तो उससे कोई पूछ रहा था ये तुमसे किसने कहा, तो सैम अपने मुंह को बंद कर उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और उसकी बातें बस मेमियाने जैसा लग रहा था। तो उसके सामने बैठा हुआ पर्सन कहता है जरा धीरे बोलो, तुम इतना तेज बोल रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आगे सैम उसे पता नहीं क्या बताता है, हम नहीं सुन पाते। हम बस थोड़े समय बाद जिन को छोटा मॉन्क के सामने बैठे हुए देखते हैं। वहीं बड़ा मॉन्क साइड में खड़ा जिन के लिए चाय के कप को भर रहा था, लेकिन साथ ही साथ वो उसे देखते हुए गुस्से में अपनी एनर्जी को भी भयंकर रूप में बाहर निकाल रहा होता है। और तभी छोटा मॉन्क अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए जिन से कहता है क्या तुम्हें पता है सॉलिन में एक लीजेंड की कहानी पिछले 2000 सालों से चलती आ रही है। 2000 साल पहले सर्दियों में बर्फ के साथ एक डीमन सॉलिन में आया था, पर उसके केवल 10 मूवों का सामना भी 12 हेल्डरों के साथ हेड मॉन्क नहीं कर सका, जिस वजह से सॉलिन ने हार को मानते हुए अपने सर को उसके सामने कर दिया। लेकिन उस डीमन ने अपने शॉट को वापस ले लिया और कहा यहाँ तक कि तुम मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। मैं किसी दिन वापस आऊंगा तो कड़ी मेहनत करो और खुद को मेरे हाथों मरने के लायक बनाओ। तुम्हें पता है वह डीमन कौन था? जिन बताता है नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये हरकत बहुत बचकानी थी। पर खैर जो भी हो, तुम्हारी बातों को सुनते हुए ऐसा लगता है कि वह डीमन रेवेलियस फेज से गुजर रहा था। तो छोटा मॉन्क उसके सामने उस डीमन के पोर्ट्रेट को करते हुए बोलता है क्या तुम इसे पहचानते हो? यह वही डीमन है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो देखता हुआ जिन वह हैरानी में कहता है यह तो लाजवाब तरीके से डिटेल्ड है, यहाँ तक कि एक एक बाल दर्शाया गया है। जो सुनता हुआ छोटा मॉन्क बोलता है मुझे एक और चीज पूछ लेने दो, आखिर तुम्हारा सम्मानीय नाम क्या है? तो जिन वो बताता है इतने ठोस सबूत को अपने सामने देख मैं अब और इनकार नहीं कर सकता, मैं ही हूँ ले मॉकजिन। जो सुनता हुआ ये दोनों ही भयंकर सदमे में जाते हुए अपने मन में कहते हैं तो वह वाकई में हेवनली डीमन सुप्रीम है। दूसरी तरफ उस बिल्डिंग के बाहर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि अपने सामने किसी चीज को देख बहुत ही ज्यादा निराश थे, क्योंकि उसके प्लेट में केवल एक ही सॉसेज होता है, जिस वजह से वो बॉस से पूछती है आखिर यहाँ पर केवल एक ही क्यों है? जब तुम इसे ग्रिल ही कर रहे थे तो क्या तुम और नहीं कर सकते थे? तो बॉस वो बताता है हम सेफ नहीं हैं, हम मिडिल साइज के कोवर्कर और सीईओ हैं। हमने यह ग्रिल केवल इसीलिए किया था क्योंकि हमें लगा था तुम मास्टर को जानने वाली हो। जिस पर जब कैप्टन पूछती है क्या हो अगर हम केवल जानने वाले ही नहीं हो बल्कि बेहद ही ज्यादा
करीब हो तो क्या तुम मुझे एक और दोगे? बॉस जिस पर पूछता है आखिर कितने करीब? कैप्टन बताती है इतने करीब कि वो मुझसे अलग नहीं हो सकता, यहाँ तक कि वो मेरे बगैर खाना भी नहीं खा सकता। जो सुनता हुआ बॉस को पहले तो भारी शौक लगता है, पर दूसरे ही पल वो उसके सामने अपने सर को झुकाते हुए कहता है मालकिन मुझे माफ कर दीजिए। इसी के साथ वो अपने चमचों से कहता है तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी से पूरे डब्बे को ही ग्रिल कर दो, ये हमारी मिस्ट्रेस है। इसी के साथ वापस आते हैं छोटे मॉन्क की ओर। उसे जैसे ही ये कंफर्म होता है कि जिन ही 2000 साल पुराना वाला हेवनली डीमन है, तो वो भी अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है मुझे अब पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने 2000 साल पुराने वादे को यहाँ पर पूरा करने आए हो तो मैं बता दूं शॉलिन पूरी तरह तैयार है। उन लोगों की ऐसी हालत को देखते हुए जिन अपने चाय के प्याले को नीचे रखते हुए उन्हें बताता है चलो ये भी सही है, शायद अब मुझे इन सारी चीजों को खत्म कर देना ही चाहिए। ये सब बोलता हुआ वो उन लोगों से माफी मांगते हुए कहता है मैं पूरी तरह सभ्य होकर आप लोगों से माफी चाहता हूँ। उस समय मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा बचपना था। जो सुनता हुआ छोटा मॉन्क हैरान होते हुए कहता है क्या? तो जिन आगे बताते हुए बोलता है इसके अलावा मैं मानता हूँ कि मैं शॉलिन का कर्जदार हूँ, यदि मुझे कभी मौका मिला तो मैं इसे जरूर चुका दूंगा। जिनकी ऐसी बातों को सुनता हुआ दोनों ही मॉन्कों को शौक तो बहुत बड़ा लगा था, लेकिन अब चूंकि मौका उनके सामने खुद चल कर आया है तो वे लोग इसे यूज करने से पीछे नहीं हटते और जिनसे कहते हैं क्या वाकई में? अगर हाँ तो अभी चुकाओ, यही तुम्हारा मौका है। उसके इतना बोलते ही सीन थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है। कैप्टन को देखते हैं जो दबा दबा कर सॉसेज को खा रही थी, लेकिन तभी उसके पास जिन आता है जिससे जब वो पूछती है आखिर तुमने क्या कहा, तो जिन वो बताता है खाना खाना बंद करो और शॉलिन के सभी कर्जों का जाकर आकलन करो। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट को जानना है। जिस पर जब कैप्टन पूछती है लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, तो जिन वो बताता है क्योंकि जब तक मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होगा तो मैं शॉलिन के कर्जे को कैसे चुकाऊंगा। जो सुनते ही कैप्टन को भयंकर झटका लगता है, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि सुंजा सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा था। वही कैप्टन बता रही थी आखिर तुमने इस तरह के वादे को क्यों किया? यह एक ऐसा कर्जा है जो पिछले 100 सालों से बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अलावा क्या तुमने उन मॉन्कों के खर्चे देखे? तुम इसे कभी भी नहीं चुका पाओगे। जिन बताता है ऐसा कोई भी कर्जा नहीं है जिसे चुकाया नहीं जा सकता। अगर हम धीरे धीरे काम करें तो किसी भी कर्जे को चुका सकते हैं। तो कैप्टन बोलती है लेकिन ये 100 सालों से भी पहले का कर्जा है। जो सुनता हुआ जिन कहता है फिर हम इसे 100 सालों में चुकाएंगे। वैसे भी कर्जा हमें तभी तक भारी लगता है जब तक कि हम इससे बचने की कोशिश करते रहते हैं। तुम्हें पता है युगोंग नाम का एक आदमी ने तो पूरे पहाड़ को अकेले ही हिला दिया था, तो फिर ये कर्जा कौन सी बड़ी बात है? कैप्टन उसकी ऐसी बेवकूफी भरी बातों को सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोल पाती और हार मानकर सुंजा से कहती है बस एक मोटा मोटी हिसाब लगाओ, छोटे मोटे सभी कर्जे को एक ही में शामिल कर दो और कानूनी रूप से जो भी कर्जा लागू नहीं होते उन्हें साइड कर दो। इसके अलावा ब्याज को भी अभी के लिए छोड़ देना। तो सुंजा बताता है मैंने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के सभी धुंधले हस्ताक्षर और टाइपिंग वाले को बाहर कर दिया है, यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट में सभी गलतियों को भी मैंने अपने साइड कर लिया है। कैप्टन जो कि सुन बोलती है क्या सच में? तो बताओ मुझे आखिर कितना कर्जा है? 1 लाख क्रेडिट या उससे ज्यादा? 5 लाख क्रेडिट से ज्यादा तो नहीं होगा। सुंजा बताता है यहाँ पर टोटल कर्जा 28 करोड़ 77 लाख 61,109 क्रेडिट है। मतलब कि ये एक मोटा मोटी हिसाब है। 1/3 कर्जे को साइड करने के बाद तो आप समझ लो इनका ब्याज पिछले 100 सालों से अब तक कितना हुआ होगा। और हाँ, यहाँ का एक क्रेडिट शायद $1 से भी अधिक होता है। कैप्टन इतने बड़े अमाउंट को सुन पूरी तरह अवाक थी। वहीं जिन बोलता है क्या यह एग्जैक्ट अमाउंट है? ध्यान रखना गिनती में कोई गड़बड़ी ना हो जिससे कि कर्जा देने वाले का नुकसान हो, क्योंकि कर्जे को पूरे सम्मान के साथ चुकाना चाहिए। तो कैप्टन उसके पास आकर बोलती है मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, प्लीज यहाँ पर आराम से रहिएगा। मेरा रास्ता यहाँ पर शायद कभी भी ना लौटे, इसीलिए अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिएगा। जिस पर उसके पीछे से बड़ा मॉन्क आते हुए बोलता है तुम्हें भी अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि तुम भी को गारंटर हो। मतलब कि अगर जिन ने कर्जा नहीं चुकाया तो कैप्टन को चुकाना पड़ेगा। जो सुनता हुआ कैप्टन जब उसकी तरफ देखती है तो बड़ा मॉन्क बहुत ही ज्यादा खुश था और आगे सुंजा की ओर इशारा करते हुए कहता है इसके अलावा तुम्हारा ये एंड्रॉइड और तुम्हारा शिप दोनों ही गारंटी के रूप में रखा गया है, तो इनका भी ख्याल रखना। इसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ
कैप्टन को ऐसा लग रहा था मानो उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी है, क्योंकि यार जिनने उसकी पूरी तरह से लगा दिए हैं उसके शिप और सुंजा को दोनों मोंको के पास गिरवी रख दिया और खुद कैप्टन को अपने बाद कर्जा चुकाने वाले के रूप में पेश कर दिया। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए जिन कहता है, मैंने ऐसा केवल इसीलिए किया क्योंकि हम फैमिली की तरह हैं। सही कहा ना। और कैप्टन अपने शौक में इतना डूब चुकी थी कि वो कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन तभी अचानक ही उस पूरे जगह पर इमरजेंसी अलार्म दोबारा चालू हो चुकी थी, जिसकी वजह से कैप्टन अपने होश में आते हुए अपने मन में कहती है, यह इमरजेंसी अलार्म। दूसरी तरफ बॉस और उसके चमचे अपने सामान को समेट ही रहे थे। तभी वे लोग भी किसी चीज को देख चौंक चुके होते हैं, क्योंकि हेवनली डीमन सेक्ट का शिप दोबारा उस जगह पर लैंड किया था और इस बार सैम नहीं था बल्कि वही मेन बंदा था। उसके सम्मान में सभी गार्ड अपने सर को झुकाए हुए उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। साथ ही हम देखते हैं उन गार्डों के बीच सैम भी शामिल था। आगे वो बंदा जिसके इंतजार में सभी अपने सर को झुकाए हुए थे, वो बाहर आता है तो उसके चेहरे को देख जितना सैम के चलते बॉस की हालत नहीं खराब हुई थी, उससे भी ज्यादा इस बंदे को देख उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने मन में कहता है, यहाँ तक कि एल्डर सैम भी उसके सामने झुके हुए हैं। क्या इसका मतलब ये बंदा वो हो सकता है? यही सारी बातों को वो सोच ही रहा था, तभी हम देख पाते हैं वह मेन बंदा सीधे उसी की तरफ आता है, जिसको देखता हुआ बॉस के पीछे से उसके चमचे बोलते हैं, बॉस। तो उसे बीच में ही रोकते हुए बॉस उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अपना मुंह बंद कर और जरा सा भी मत हिलना, यहाँ तक कि अपनी उंगली के ज्वाइंट तक को मत हिलाना। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने सामने देखता है तो वो मेन बंदा बिल्कुल ही उसके आंखों के सामने था, जिसके चलते वो और भी ज्यादा घबरा चुका होता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही मजाकिया बात होती है। हम देखते हैं उसके सामने खड़े बंदे का साइज बॉस से बहुत ही छोटा था, जिस वजह से बॉस वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार वो क्या करे। लेकिन तभी वो बंदा कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से हेवनली डीमन हार्ट टेक्निक के एसेंस को महसूस कर पा रहा हूँ। साथ ही यह देखते हुए कि तुम्हारे रेन और टू मेरिडियन के बीच एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, तो तुम निश्चित ही हेवनली डीमन का सामना किया है। क्या वो वही था जिसके जवाब में बॉस जब हकलाते हुए कुछ भी नहीं बोल पाता है, तो वह मेन बंदा। और हाँ, ये भी हेवनली डीमन है, साथ ही हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर। हमने इसे स्टार्टिंग के एपिसोड में भी देखा था और आप लोगों को याद है तो वो कहता है, मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा, मुझे बताओ क्या वो हल्ली मोक जिन ही था जिसने तुम्हारे पॉइंटों को खोला है? उसकी ऐसी प्रेजेंस को महसूस करता हुआ बॉस ऐसी बदहवास अवस्था में चला जाता है कि वो कुछ भी नहीं बोल पाता और तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है डर के मारे। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बोलता है, क्या हे बाबा सिर है। इतना बोलते हुए वो वहां से जाते हुए अपने लोगों से कहता है, इन्हें जिंदा छोड़ दो। वहीं पीछे बैठा हुआ बॉस अपने मन में सोच रहा होता है, अभी अभी ये क्या था, आखिर ये आदमी है कौन? निश्चित ही यह वही है, हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर सोचियोन। दूसरी तरफ बिल्डिंग के ऊपर ये दोनों मॉन्क हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर को अच्छी तरह से देख लेने के बाद कहते हैं, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आखिर वो ओमनियस ऑरा क्यों आई थी। जिस पर छोटा मॉन्क बोलता है, सीनियर ब्रदर, ऐसा लगता है कि कर्जा वसूलने के लिए हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर ने खुद धावा बोलने का फैसला किया है। यह तो बहुत बुरा हुआ। तो छोटा मॉन्क बताता है, नहीं चिंता मत करो, बल्कि यह हमारे लिए अच्छी बात है। जिस पर बड़ा मॉन्क वो हैरान होते हुए जब उससे पूछता है, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? तो छोटा मॉन्क उसे समझाते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, कर्ज वसूलने वालों के लीडर के लिए हमारे पास इस बार पक्का गारंटी है। यानी कि वे लोग जिनकी बात कर रहे थे, जिन जो कि सुनता हुआ कुछ भी नहीं बोलता और आगे बढ़ते हुए उस बिल्डिंग के हॉल की तरफ जाता है, जिसके सामने नीचे से हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर भी उसी तरफ देख रहा था। और जब उन दोनों का सामना एक दूसरे से होता है तो वे दोनों ही एक दूसरे को घूरने के अलावा और कुछ भी नहीं बोलते। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक टेबल पर बैठे थे और दोनों ही मॉन्क उनके साइड में खड़ा था, लेकिन अभी भी बातचीत चालू नहीं हुई थी। वे दोनों बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। उनकी ऐसी खामोशी को देखते हुए छोटा मॉन्क हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर से बोलता है, आप यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं अभी अभी सभी कर्जदाताओं को कांटेक्ट करने ही वाला था, लेकिन चूंकि अब आप यहाँ पर आ ही चुके हो तो मेरी मेहनत बच
बच गई और सचोन उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अभी भी केवल जिन को घूरे जा रहा था, जो कि बिना टेंशन के अपने चाय के प्याले को पी रहा होता है। तो सिचुएशन को समझते हुए छोटा मोंग अपने बड़े मोंग से कहता है, ब्रदर ऐसा लगता है कि अंततः सॉलिन के ऊपर से डार्कनेस हट रहा है और खुशहाली आ रही है। जो सुनता हुआ बड़ा मोंग कहता है, ये तो स्वाभाविक बात है, मेहनत से जीने वालों के लिए दुर्भाग्य ज्यादा देर तक नहीं रहता। हमने बड़े बड़े दुर्भाग्य को झेला है, पर फिर भी इससे ना डगमगाते हुए हमने अपने बिजनेस पर कड़ी मेहनत की। वाकई में मेरा फैसला सही था। जिस पर छोटा मोंग बोलता है, बिल्कुल तुम्हारा फैसला सही था। ऐसा लगता है कि तुम इनलाइटेड के रास्ते तक पहुंच चुके हो। यह एक सॉलिन के लिए आशीर्वाद है। इसके साथ वो दोबारा हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर से पूछता है, आखिर आपका सॉलिन के ऊपर कितना कर्जा है? हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बताता है, अभी तक लगभग 200 मिलियन क्रेडिट होगा, लेकिन हमने सभी कर्जों को ठीक से देखा नहीं है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा और ऊपर जाए। जो सुनता हुआ छोटा मोंग बताता है, आपने तो बहुत ही ज्यादा इकट्ठा कर लिया है। इतना बोलते हुए वो जिन से पूछता है, क्या आपने सुना? जिसका जवाब जब जिन कुछ भी नहीं देता, वही हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर वो आगे बोलते हुए कहता है, मेरे सॉलिन में पर्सनली आने का कारण यह था कि मैं रिपेमेंट के मेथड पर बातचीत करना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम किसी समझौते पर पहुंच जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जबरन वसूली करना पड़ेगा। तो छोटा मोंग कहता है, आपको इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपके सारे ही कर्जे चुका देंगे, बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बोलता है, मुझे उन कर्जों के बदले ग्रेट रिवर्सल पिल चाहिए। उस पिल का नाम सुनते ही दोनों ही मोंगों को बड़ा झटका लगता है, लेकिन हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर वो आगे बोलते हुए कहता है, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास ग्रेट रिवर्सल पिल है, जो पिछले 2000 सालों से स्क्रिप्चर पवेलियन के हाइडन रूम में डोरमेंट के अंदर छुपा हुआ है। अगर आप लोग चाहो तो मैं उस पिल के बदले आपके सारे ही कर्जे को माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मना करते हो तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जो सुनता हुआ छोटा मोंग बोलता है, काश आप 1 घंटे पहले आते। हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर जो सुनते हुए कुछ भी ना समझते हुए जब उन लोगों से पूछता है, क्या? तो छोटा मोंग वहां से जाते हुए उसे बताता है, नहीं कुछ भी नहीं, बस मुझे अब लगता है कि आप दोनों इसे आपस में सुलझा सकते हो। ब्रदर चलो यहाँ से और उन्हें थोड़ा सा प्राइवेसी दो ताकि उनके बीच बातचीत में कोई बाधा ना आए। मोंग को इस तरह वहां से जाते हुए देख हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर हैरानी में सोच ही रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी उसे रोशनी में लाते हुए जिन बोलता है, मैंने सॉलिन के सभी कर्जे को अपने ऊपर ले लिया है, तो मुझे बताओ आखिर कितने कर्जे बनते हैं तुम्हारे। जो सुनता हुआ हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर को तो फिर से एक झटका लगता है। वहीं बाहर हम देखते हैं मोंग आपस में बात कर रहे थे, अफवाहें सच है। बड़ा मोंग जिस पर चौंकते हुए जब उससे पूछता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो छोटा मोंग उसे बताता है, ग्रेट रिवर्सल पिल एक ऐसी चमत्कारी एलिक्सर है जो आपकी इंटरनल एनर्जी की सारी कमी को दूर कर देता है। हालांकि ये उन मार्शल आर्ट पर काम नहीं करता जो इंटरनल एनर्जी ड्राइव के जरिए एक्टिवेट हो, यह केवल नेचुरल मार्शल आर्ट पर ही काम करता है। यही कारण है कि वे अफवाहें सच है। लंबे समय से हेवनली डीमन सेक्ट प्राचीन इंटरनल एनर्जी टेक्निक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा था। जो सुनता हुआ बड़ा मोंग जब उससे पूछता है, आखिर वो इतना मेहनत क्यों कर रहा है, तो छोटा मोंग बताता है, शायद वो लिमिट को पार करना चाहता है। जो सुनता हुआ बड़ा मोंग बड़े ही हैरानी में कहता है, यह एक डिमोनिक कल्टिवेटर के लिए इंसानों की सीमा को पार करना सही रहेगा। छोटा मोंग बताता है, मुझे नहीं पता, और ऐसा लगता है कि वो लगभग डीमन बन ही चुका है, क्योंकि उसके ऑरा को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा था वह एक असली डीमन बनने से बस थोड़ा सा ही दूर है। पता नहीं वो कौन सा कर्म है जो ये दोनों ही डीमन आमने सामने आ गए। हम देखते हैं हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर और जिन दोनों को एक दूसरे को घूरना बंद हो जाता है। तो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर वह जिन के पावर को जब चेक करने की कोशिश करता है तो वह अपने हेवनली डीमन आई के जरिए जिन के अंदर कुछ भी नहीं देख पाता, जिसे लेकर वो सोच ही रहा होता है कि क्या वो इसे ब्लॉक कर रहा है। तभी जिन बताता है, मेरे अंदर झांकने की कोशिश में खुद को परेशान मत करो, तुम्हें मेरे अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर जो सुनता हुआ कुछ भी न बोलते हुए उसकी तरफ लगातार घूरे जा रहा था। तो आगे जिन कहता है, सॉलिन के सारे कर्जे को मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अगर तुम इसके बदले ग्रेट रिवर्सल पिल को चाहते हो तो वो मैं नहीं दे सकता। हालांकि यदि तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना ही चाहते हो तो मैं ये कर सकता हूँ। हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बताता है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जिस पल आपसे मिला उसी पल से ग्रेट रिवर्सल पिल अब कोई मायने नहीं बनाते। तो जिन वो बोलता है, तुम मुझे नहीं जानते। हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बताता है, नहीं मैं आपको
जानता हूँ आप छठे हेवनली डीमन ली मोकजिन हैं। हेवनली डीमन के इतिहास में एकलौता इंसान जो सुप्रीम डीमन के स्टेट तक पहुँचा। जो सुनता हुआ जिन फिर से जब कहता है नहीं तुम मुझे नहीं जानते, तो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर अपने चाय के प्याले को जोर से टेबल पर पटकते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो प्रूफ करिए। हम देखते हैं उसके कप से जो चाय छलक कर हवा में उड़ा था वो अचानक ही अपने शेप को बदलते हुए एरो बन जाता है और बेहद ही ज्यादा स्पीड के साथ सीधे जिन को हिट करता है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस एरो के हिट होने के बाद जिन के सर के आर पार चला गया है और उसका काम यहीं पर खत्म हो गया, जिसके चलते हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर की आंख तो फटे के फटे रह चुके थे, क्योंकि उसने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसे लगा था जिन उससे बच जाएगा, पर नहीं, वो तो एक ही बार में निपट गया होता है। हालांकि उसे थोड़ी ही देर बाद एहसास हो जाता है कि जिन बस नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे पता था उसके सामने बैठा हुआ इंसान कोई मामूली नहीं है। इसीलिए वो थोड़ी देर उसे घूरने के बाद कहता है नाटक करना बंद करिए, मैं किसी ऐसे लेवल पर नहीं हूँ जहाँ पर आप मिक्स हेवन टेक्निक से मुझे बेवकूफ बना सकते हो। जो सुनता हुआ जिन बोलता है अरे यार मैं तुम्हें फंसाने में असफल रहा। ज्यादातर बच्चे इससे फंस ही जाते हैं, पर तुम अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़े हो। तो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर वो बोलता है चलिए जगह बदलते हैं, यह हमारे बातचीत करने के लिए बहुत छोटी जगह है। इतना बोलते हुए वो जैसे ही अपने मन में कहता है टेलीपोर्ट, वैसे ही वो तुरंत ही जिन के सामने से गायब हो जाता है, जिसे देख जिन वो हैरानी में अपने मन में कह ही रहा था कि आखिर ये किस तरह का जादू है। तभी वो देखता है कि वो खुद भी वहां से गायब होना शुरू हो चुका था और अगले ही पल वो सीधे हेवनली डीमन सेक्ट के मेन शिप में लैंड करता है, मतलब अपेयर होता है, जहां पर कि वो अपने आप को देखते हुए बोल रहा था जितनी बार भी मैं इसे महसूस करता हूँ उतनी ही बार मुझे ये अजीब लगता जा रहा है, इसीलिए भविष्य में मेरे साथ ऐसा दोबारा मत करना, यह बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। इतना बोलते हुए जब वो हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर की तरफ देखता है तो वह बंदा उसकी बातों पर ना ध्यान देते हुए उसके पीछे किसी चीज को बड़े ही अजीब तरह से घूर रहा था, जिसे देखता हुआ वो भी जब अपने पीछे देखता है तो उसकी आंखें हैरानी में फट चुकी थी, क्योंकि उन दोनों के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्टैच्यू होता है, जिसे देखता हुआ तो जिन भी बेहद ही ज्यादा शौक हुआ था। लेकिन तभी हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बोलता है तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं जागना चाहिए था, जब तुम्हें इस तरह दफना दिया गया था तो हमें पता चलता है कि यह जिन का ही स्टैच्यू था। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम कैप्टन के शिप को देखते हैं, जहां पर कि रॉबर्ट हेवनली डीमन सेक्ट के बड़े से शिप को देखते हुए बोल रहा होता है जितना मैंने इस बैटल शिप के आकार के बारे में सुना था ये तो उससे भी ज्यादा बड़ा है, साथ ही इसका खून की तरह लाल रंग, क्या इसे सिल्वर के कलर में नहीं होना चाहिए था। तो उसके पीछे खड़े सोहवा बताती है यह कोई नॉर्मल बैटल शिप नहीं है, यह सुप्रीम का वेसल है, केवल हेवनली डीमन सेक्ट के सुप्रीम लीडर ही इसे अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जो सुनता हुआ रॉबर्ट जब उससे पूछता है इसका मतलब क्या इसके अंदर हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर है, तो सोहवा वो बताती है सुप्रीम लीडर का मतलब ये नहीं कि हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर, बल्कि एक ऐसा पर्सन जो एब्सोल्यूट पिनेकल तक पहुंच चुका है, और ऐसा इतिहास में करने वाला केवल एक ही पर्सन है। जो सुनता हुआ जब रॉबर्ट उससे पूछता है आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो, और सोहवा उसकी बातों को इग्नोर कर आगे बताते हुए कहती है यदि कोई सुप्रीम न होकर सुप्रीम वेसल को राइड करता है तो यह देशद्रोह के बराबर है। यही सब बोलता हुआ वो अपने मन में सोचती है आखिर सॉचियन तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तुम चाहते क्या हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं सॉचियन अभी भी जिन के स्टेच्यू को देखते हुए बोल रहा होता है इससे पहले कि मैं अपना एक भी कदम उठा पाता एल्डरों ने मुझे यहाँ पर खींच लाया और उन्होंने मुझे इस मूर्ति को दिखाते हुए कहा इस मूर्ति को देखो यही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उस समय पर मुझे ये मूर्ति इतना भव्य और बड़ा दिख रहा था मानो इसका कोई अंत ही नहीं है। मैं इतना बड़ा हो गया पर फिर भी मैं अपने हर जन्मदिन पर यहाँ पर आता हूँ, लेकिन तब भी मुझे इसकी ऊंचाई उतनी ही लगती है। तो जिन उसे बताता है तुम्हारा लक्ष्य भटक चुका है, अगर तुम इस मूर्ति से भी बड़े हो गए तो तुम इंसान नहीं राक्षस कहलाओगे। ऐसा लगता है हेवनली डीमन सेक्ट के एल्डरों को पास्ट हो या प्रेजेंट धोखा देने के लिए ही चुना जाता है। जो सुनता हुआ हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बोलता है अगर पास्ट की बात होती तो मैं तुम्हारी बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करता और तुम्हारे गले को काट देता, लेकिन अभी इस मूर्ति की सच्चाई को देखते हुए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उनके शब्दों पर विश्वास
करने के अलावा इस मूर्ति को पहले हेवनली डीमन सेक्ट के सबसे ऊंचे जगह पर रखा गया था, जहां पर किसी भी फॉलोवर को इस मूर्ति से सीधे मिलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर भी दिन में 3 बार इसके सामने उन्हें झुकना पड़ता था, यहाँ तक कि जबकि उन्हें इस मूर्ति का नाम भी नहीं पता, और जिन्हें पता भी हो वो जोर से नहीं बोलता, क्योंकि अपने भगवान के नाम हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2000 साल पहले जब 9 ग्रेट फैक्शन और 6 पावरों के द्वारा हेवनली डीमन सेक्ट पूरी तरह खत्म होने वाली थी, तब इसी अकेले पर्सन ने हेवनली डीमन सेक्ट को बचाया और सिर्फ एक तलवार के भरोसे सेंट्रल प्लेन के सभी दुश्मनों को काट डाला और फिर पूरी दुनिया को अपने कदमों के नीचे दबा दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम डीमन बना और स्वर्ग में जाकर देवताओं के साथ बैठ गया। इस कहानी को बताते हुए वह जिन से पूछता है कि ऐसे कारनामे प्रभावशाली नहीं है। जिस बिंदु पर वो था वहाँ पर उसे भगवान नहीं मानते तो क्या मानते? वो तो सौभाग्य की बात है कि मैं अभी हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर हूँ, जिसके चलते मुझे इस मूर्ति का नाम पता है। छठा हेवनली डीमन ली मोक जिन। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जिन बोलता है, क्या तुम हेवनली डीमन सेक्ट के लीडर हो? तो वो बंदा बताता है, हाँ मेरा नाम सो च्योन है, हेवनली डीमन सेक्ट का 94वां हेवनली डीमन। इतना बोलते हुए वो अचानक ही चौंक गया था, क्योंकि जिन उसकी पहचान को जानकर उसके सर को अपने हाथों से सहलाते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, मैं कब से तुमसे मिलकर तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था तुमने हेवनली डीमन सेक्ट को प्रकाश में लाया और उसे ग्रेट ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के रूप में पहचान दिलाई। तुम्हारा ये काम बहुत ही ज्यादा सराहनीय है, इसीलिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसकी ऐसी हरकतों को देखता हुआ हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर समझ ही नहीं पा रहा होता है कि अब वो क्या बोले। तभी जिन उससे साइड हट उस बड़े से मूर्ति को देखते हुए कहता है, तुम इस बेवकूफ को भूल जाओ और इस मूर्ति को तबाह कर दो। तुम इस आदमी से 1000 गुना ज्यादा अच्छे हो, तुम लाजवाब हो मेरे दोस्त, हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर। इसी के साथ वो आगे कहता है, चलो अब तारीफें खत्म हो चुकी हैं तो कर्ज चुकाते हैं। मैंने तुम्हारी 2 गुनी तारीफ की है तो क्या मैं मान लूं? कर्जा माफ हो चुका है। हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर अचानक उसकी ऐसी बातों को सुन हैरान होते हुए जब कहता है, क्या? तो जिन उससे बोलता है, यदि यह काफी नहीं है तो चलो ब्याज के रूप में मुझे तुम्हें एक सलाह देने दो। मैं जिस रास्ते पर चला था उसको फॉलो करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे अंदर अंधकार देख रहा हूँ, इस पर भी जय पाओ, नहीं तो तुम नर्क में गिर जाओगे। जो सुनता हुआ हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बोलता है, ये कितनी हैरानी की बात है, मुझे तो नर्क में ही जाना है, वहीं जाकर तो मैं हेवनली डीमन सोल को हासिल कर सकता हूँ और एक सुप्रीम हेवनली डीमन बन सकता हूँ। यही तो है मेरे जीवन का लक्ष्य। जो कि सुन बोलता है, तुम कितने भोले हो, यदि नर्क जाना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है तो तुम ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हो। जीवन एक ऐसा छोटा सा अवसर है जो मनुष्य को संघर्ष और नर्क से बचने के लिए दिया गया है। इसके अलावा अगर तुम नर्क चले भी जाते हो तब भी तुम हेवनली डीमन सोल को हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हेवनली डीमन सोल अपना होस्ट खुद चुनता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि तुम्हारे पास वो टैलेंट नहीं है जिसकी लालसा हेवनली डीमन सोल को होता है। तुम तो उस बच्ची जितना भी अच्छे नहीं हो जिससे मैं हाल ही में मिला हूँ, इसीलिए जो तुम चाहते हो उसे त्याग दो और इसे एक आशीर्वाद समझो। और हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर वो उसकी बातों को सुनते ही तुरंत ही उस पर हमला करते हुए बोलता है, अपनी ये बकवास बंद कर। तो जिन उसके अटैक से बचते हुए बताता है, यह तो 9 हेवन डीमन स्वॉर्ड टेक्निक है, तुमने इसे काफी अच्छी तरीके से मास्टर किया है। जिस पर हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर अपना दूसरा भयानक अटैक करते हुए बोलता है, मैंने कहा अपना ये मुंह बंद कर। लेकिन जिनको इससे भी फर्क नहीं पड़ता वो उसके अटैक को देखते हुए कहता है, यह तो हेवनली डीमन हेवन शैटरिंग ब्लेड है। लेकिन आगे वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही सोचन के पीछे अपीयर हुआ डीमन अपने स्वॉर्ड के साथ खतरनाक तरीके से उस पर हमला कर दिया था। ऐसा देखने से लग रहा था कि मानो जिन यहीं पर खत्म हो गया। लेकिन भाई साहब हम देखते हैं कि वो बड़े ही अजीब तरीके से उस बड़े से स्वॉर्ड को रोके रखा था, जो देखता हुआ सोचन अपने और भी ज्यादा पावर को लगाना शुरू कर देता है। तो जिन बोलता है, प्रशंसनीय प्रतिभा, तुमने इतने कम उम्र में हेवनली डीमन हेवन स्वॉर्ड शैटरिंग ब्लेड को मास्टर कर लिया। हालांकि सोचन उसकी बातों को सुनते हुए और भी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसे गालियां देते हुए कहता है, मैंने बोला बंद कर अपना मुंह। लेकिन जिन उसकी सिचुएशन को देखते हुए कहता है, रुक जाओ अभी समय है, अगर तुम अपने ओरिजिन इनर एनर्जी का इस्तेमाल करते हो तो यह तुम्हारे वाइटल एनर्जी को नुकसान पहुंचाएगा और अगर तुम आगे बढ़ते रहोगे तो रिकवरी करना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने पूरे पावर के साथ दोबारा अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर दिया था, जिससे कि उस शॉट के इतना
पावर बढ़ जाता है कि जिनको बीचों बीच दो हिस्सों में अलग कर देता है और पूरे ही जगह पर रोशनी ही रोशनी फैल गया था। जब सारी चीजें शांत होता है तो वो अपने आगे देखते हुए बोलता है, क्या मैंने कर दिया? हम देखते हैं जिनके साथ साथ उसकी मूर्ति सहित नीचे की जमीन सभी दो टुकड़ों में अलग हो चुके थे। ऐसे नजारे को देखता हुआ सॉचुन अपने मन में बोलता है, क्या मैंने उसे मार गिराया? मैंने सुप्रीम हेवनली डीमन को मार दिया, मैं जीत गया। और असलियत वो बिल्कुल ही अलग था। वह बस जिन के इल्यूजन में होता है, जहाँ पर कि वो बार बार दोहरा रहा होता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वह जिन उसके पीछे खड़ा उसे इल्यूजन में डाले हुए कहता है, तुम कितने जिद्दी बच्चे हो, हाँ तुम जीत गए और मैं मर गया, तो अब हेवनली डीमन सोल के लालच को भूल जाओ और अपनी जीवन शांति से जियो और हेवनली डीमन सेक्ट को अच्छे से लीड करो जैसा कि तुम अभी तक करते आए हो। इसके अलावा बढ़िया साथी ढूंढो और बच्चे पैदा करो। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, मेरे जैसा जिंदगी मत जीना। अब मुझे वापस भेज दो जहाँ मैं पहले था। जो सुनता हुआ सॉचुन जैसे ही कहता है टेलीपोर्ट, वैसे ही जिन वहाँ से गायब हो चुका था। हम देखते हैं जैसे ही जिन वहाँ से जाता है तो सॉचुन तुरंत ही बेहोश होता हुआ जमीन पर गिर जाता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन को देखते हैं जो कि बोल रही थे, क्या ये सारे कर्जे चुका दिए गए हैं? तो बड़ा मंक बताता है, हाँ शायद, क्योंकि वे दोनों ही गायब हो चुके हैं। लगता है वे इसे आपस में सुलझाने के लिए गए हैं। चलो इन सब मामलों का सोलिन से कोई लेना देना नहीं है, तो इन सब को उठाओ और जाकर जला दो। मैं बिना जिम के बहुत ही लंबे समय से रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर जिम के कुछ इक्विपमेंट लाऊंगा। जो सुनता हुआ कैप्टन पीछे से बोलती है, क्या तुम लोग ये मुझे साफ करने के लिए बोल रहे हो? तो ये दोनों ही मॉन्क नाटक करते हुए कमर को झुकाते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर हम बीमार बूढ़ों के अलावा और कोई दिख रहा है? कैप्टन जिस पर उन दोनों की ऐसी नाटक को देख पहले तो कुछ भी नहीं बोलते, बाद में उन सारे डॉक्यूमेंट को देखते हुए बोलती है, ठीक है मैं इन सभी को जला दूंगी, पर चूंकि ये सारे कर्जे अब चुका दिए गए हैं तो मैं भी यहाँ से जा सकती हूँ। अब तुम लोग सुरक्षित हो। छोटा मॉन्क बताता है, बेशक अब हम लोग सुरक्षित हैं, तुम यहाँ से बेझिझक जा सकती हो। लेकिन तभी बड़े मॉन्क के फोन पर अमाउंट क्रेडिट होने का मैसेज आता है, जिसके टोन को सुनते ही इन दोनों को हुई बड़ा झटका लगा था। वही छोटा मॉन्क जब कांपते हुए बोलता है, अब मुझे ये मत बताना कि, तो बड़ा मॉन्क कहता है, यह बहुत ही ज्यादा डरावना है। उस पागल कमीने ने फिर से 3 लाख क्रेडिट को जमा किया है। जो सुनता हुआ बड़ा मॉन्क परेशान होते हुए कहता है, यह किस तरह की मुसीबत है, हमारे पास अब खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो फिर हम इस अपार धन को कैसे खर्च करें? जिस पर बड़ा मॉन्क बोलता है, सीनियर ब्रदर मैंने आपको बोला था उसे अपना डिसेबल मत बना, अब देखो हमें अंतिम समय में किस तरह जूझना पड़ रहा है। तो छोटा मॉन्क बोलते हुए कहता है, ये हमारे पिछले जन्मों के किए पापों के कारण है, जिसका कि हम पश्चाताप कर रहे हैं। इसी के साथ वो कैप्टन से बोलता है, मुझे माफ करना, पर मैंने जो तुम्हें पहले कहा था वो शब्द मुझे वापस लेना होगा। सोलिन बहुत ही बड़े खतरे में है। उन लोगों की ऐसी बातों को सुनता हुआ कैप्टन फिर से खामोश हो चुके थे। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जिन पहले जिस जगह पर बैठा था वहाँ पर वो अचानक ही अपीयर होता है और अपने आसपास किसी को भी ना देख वो बोलता है, आखिर सब चले कहाँ गए? जबकि ऊपर जब शिप में हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बेहोश होता है, तभी उसके पास हेवनली डीमन सोल आता है और फिर उसे थोड़ी देर तक गौर से देखने के बाद बोलता है, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम इन लोगों को काफी समय बाद देखते हैं, जिन्हें कि लग रहा होता है कि हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर और जिन दोनों ही आपस में ऊपर बात कर रहे हैं, इसीलिए वे लोग बहुत ही गौर से ऊपर देख रहे थे। तभी बॉस का एक चमचा बोलता है, अगर वो वाकई में हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर सॉचुन है तो हमें यहाँ से तुरंत ही भाग जाना चाहिए। वही बॉस का दूसरा चमचा बोलता है, हम भाग्यशाली हैं जो हमारा सर अभी भी धर पर है, अगर हमें अपनी जान बचानी है तो जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से जाना होगा। तो बॉस उन पर चिल्लाते हुए बोलता है, अपनी ये बकवास बंद करो, मेरे मास्टर वो अंदर है जो कि माँ बाप की तरह होते हैं, अगर माँ बाप खतरे में हो तो बच्चे उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जिस पर कि उसका चमचा उसे समझाते हुए कहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम सब मिलकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते। तो बॉस बताता है, हम वही करेंगे जो हम कर सकते हैं। इतना बोलते हुए वो अपने फोन को निकालता है और कहीं पर कॉल को लगाते हुए बोलता है, क्या यह सॉसेज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है? मुझे बताओ तुम्हारे पास गोदाम में कितने स्टॉक बचे हैं? इससे आगे होता क्या है हमें पता नहीं चलता। सीन थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं जिन कैप्टन और दोनों मॉन्क के साथ बैठा हुआ था। वहीं छोटा मॉन्क असुर बुद्धा की कहानी को बताते हुए कह रहा होता है, वह बच्चा सोलिन का अंतिम डिसेबल है। 30 साल पहले उसे किसी ने सोलिन के दरवाजे पर छोड़ दिया था। उस समय पर वो काफी ही ज्यादा छोटा था, जिस वजह से हमें अपने सेंचुरी के सेकुलरिज्म को तोड़कर उस बच्चे को अपने साथ रखना पड़ा। वह काफी अच्छा बच्चा है, उसने बहुत लगन से ट्रेनिंग किया। तो बड़ा मॉन्क बोलता है, हाँ
पर वो थोड़ा सा परेशानी भरा भी है। मैंने उसे इतनी बार अपने कंधों पर उठाया कि मैं ही छोटा हो गया। वो इतना जिद्दी था कि हमने उसे यहाँ से भगाने की भी कोशिश की। जो सुनता हुआ कैप्टन पूछती है, भगाने की कोशिश? लेकिन तुम लोगों ने तो अभी कहा वो तुम्हारा डिसेबल है। तुम्हें पता है ना आजकल डिसेबल का मतलब कितना कुछ होता है। तो छोटा मंक वो बताता है, हम बस उसे बूढ़ा होकर अकेले मरने देना नहीं चाहते थे। खासकर हम ये नहीं चाहते थे कि वो अपने जीवन भर पूरी दुनिया से कट होकर केवल बुद्धिस्ट टीचिंग पर ही निर्भर रहे। उस बच्चे से पहले हम आखिरी थे जो 120 साल पहले ही यहाँ सॉलिन में आया था। इसीलिए जब वह 18 साल का हुआ तो हमने उसे यहाँ से निकालने का प्लानिंग बनाया। हमें आशा थी कि वह स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से निकलकर दुनिया से घुल मिल जाएगा, लेकिन वह दरवाजे के बाहर कई दिनों तक भूखा रहा पर गया नहीं। हमें लगा वो इसी तरह मर जाएगा, इसीलिए हमने अपनी रणनीति को बदला। हमने उससे कहा वो दुनिया में जाकर पैसे कमाए और हमारे खर्चे को निकाले। हमें लगा था वो इस तरह दुनिया से मिल जाएगा, लेकिन वो हमारी उम्मीद से ज्यादा जिद्दी निकला। उस दिन के बाद वो हर रोज पैसे जमा करने लगा और हर बार रकम की कीमत बहुत ज्यादा थी। हमें समझ नहीं आ रहा था हम इन पैसों को कैसे खर्च करें। तो कैप्टन बोलती है, तुम उन पैसों से सॉलिन के कर्जे को उतार सकते थे जब इतने सारे तुम्हारे पास पैसे थे। तो जिस पर छोटा मंक बताता है, हम उस बच्चे पर सॉलिन के बोझ को नहीं डाल सकते हैं। यह एक ऐसा कर्जा है जो हमें ही चुकाना पड़ेगा। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा, हमें समझ नहीं आ रहा था हम उन पैसों को कैसे खर्च करें, पर बाद में हमने इसे सॉल्व कर ही लिया। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, यदि तुम उन पैसों को सॉलिन के लिए खर्च नहीं कर सकते थे तो तुम उन्हें बचाकर जमा क्यों नहीं कर लिए? तो छोटा मंक बताता है, यदि हम उस बच्चे के पैसों को बचाकर जमा कर लेते हैं तो वह सॉलिन वापस लौट आएगा और यहीं पर बूढ़ा हो जाएगा। वही उसकी बातों को कंटिन्यू करते हुए बड़ा मंक कहता है, इसके अलावा हम लोग तो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। एक बार हम यहाँ से चले जाएंगे तो वो यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा। यही सब बोलता हुआ वो लोग काफी ही ज्यादा इमोशनल हो चुके थे। उनकी ऐसी सिचुएशन को देखते हुए कैप्टन कहती है, मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ पर पता नहीं क्यों ये तरीका सही लगता है। जिस पर बड़ा मंक अपने फोन को उसकी तरफ करते हुए बोलता है, प्लीज इसका कोई निवारण करो। यह सॉलिन का अकाउंट है, इसमें कोई पासवर्ड नहीं है तो तुम इसका इस्तेमाल करो और जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दो। अगर ज्यादा अमाउंट हो गया तो वो तुरंत ही वापस लौट आएगा। तो कैप्टन बताती है, खर्च करो, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ लग्जरी आइटमों को ऑर्डर कर दो। जिस पर छोटा मंक एकदम से ही भड़कते हुए उसे बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, यह उस बच्चे के खून पसीने की कमाई है, हम इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। जो सुनता हुआ कैप्टन कुछ भी ना समझते हुए उसकी बातों का कोई जवाब दे पाते। उसी समय बड़ा मंक आगे कहता है, हम लोगों का खर्च करने का एक नियम है, इन पैसों का इस्तेमाल केवल हम दोनों के लिए होना चाहिए और पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसी चीजों पर जिसे दोबारा नहीं बेचा जा सकता, नहीं तो इससे बचत माना जाएगा। जो सुनता हुआ कैप्टन बोलती है, तो फिर तुम्हारी ये अंगूठी और चेन के साथ साथ ये लग्जरी कपड़े ये सब क्या है, इसे तो दोबारा बेचा जा सकता है। तो छोटा मंक बताता है, यह उस बच्चे के द्वारा भेजा गया गिफ्ट है जो हर जन्मदिन और पेरेंट डे पर भेजा जाता है। हम इसे कभी बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हम इन्हें पहनते हैं, पर हम मरने से पहले इसका जरूर कोई निवारण कर देंगे। जो सुनता हुआ बड़ा मंक बोलता है, मेरी जगह पर भी सीनियर ब्रदर को ही कॉस्ट उठाना पड़ता है क्योंकि उनके हाथों की आधी अंगूठी मेरी है, यहाँ तक कि मेरे हिस्से का भी चेन था लेकिन वो पिघल गया क्योंकि मुझे मेटल से एलर्जी है। तो छोटा मंक बताता है, यह उतना भी कष्ट नहीं देता, बस इन चेनों की वजह से मेरी गर्दन अकड़ जाती है। इसके अलावा ये अंगूठियां थोड़े से बड़े हैं तो इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है और खाना खाने में थोड़ी सी परेशानी। जिस पर जब कैप्टन बोलती है, तो फिर तुम इन्हें उतार कर संदूक में बंद क्यों नहीं कर देते? तो वे दोनों ही मंक उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये गिफ्ट उस बच्चे के द्वारा भेजा गया है, हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा खास है। उन लोगों की ऐसी बातों और हरकतों को देख कैप्टन जब थोड़ी देर के लिए खामोश हो चुकी थे तो बड़ा मंक बोलता है, इन पैसों को जल्दी से ऐसी चीजों में खर्च करो जिन्हें दोबारा बेचा नहीं जा सकता, हमें इसे एक दिन के अंदर ही खर्च करना होगा। जो सुनता हुआ कैप्टन कुछ भी नहीं समझ पा रही होती है कि अब ऐसी सिचुएशन में वो उनके लिए ऐसी कौन सी चीज खरीदे। सेम टाइम पर हम दूसरी तरफ हेवनली डीमन सेक्ट के शिप को देखते हैं, उसके अंदर अभी भी हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर बेहोश था, पर जब वह जागता है और अपने सामने हल्के से आंख को खोल कर देखता है तो उसकी पूरी दुनिया ही पलट चुकी थी, क्योंकि वो अपने सामने स्वयं हेवनली डीमन सोल को देखता है जो कि उसके जागने के इंतजार में अब काफी बोर हो चुका था। वहीं हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर उससे देख अभी भी उसको यकीन नहीं हो रहा था कि सच में उसके सामने हेवनली डीमन सोल है। इसीलिए वह डीमन बोलता है, ना केवल तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है बल्कि तुम बहुत ही
ही ज्यादा आलसी भी हो। तुम उस झटके के कारण पिछले आधे घंटे से सो रहे थे। लेकिन भाई साहब सचिन वो तो अपनी ही दुनिया में था। वो कहता है मैं समझ गया। तो सुप्रीम हेवनली डीमन को मारने के बाद उसकी हेवनली डीमन सोल अब मेरी हो चुकी है। उसकी ऐसी बेवकूफी को सुन डीमन बोलता है तेरे के तुम्हारा तो दिमाग भी बहुत ही ज्यादा सुस्त है। तुम दोनों ही एक ही गर्भ से पैदा हुए पर तुम कितने अलग हो। जो सुनता हुआ सचिन जब हैरानी में कहता है क्या तो हेवनली डीमन सेल उससे अभी तक जो कुछ भी हुआ था उसे जैसे ही दिखाता है तो वो देखता है कि असलियत में उसने कभी जिन को मारा ही नहीं बल्कि वो खुद ही जिन के इल्यूजन में आ गया था और ऐसा उसने क्योटिक हेवन टेक्निक के जरिए किया था। ऐसी सच्चाई को देख सचिन भयंकर तरीके से अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए बोलता है हरामखोर कहेगा। उसकी ऐसी हालत को देख डीमन कहता है चलो कम से कम तुम्हारा गुस्सा तो कुछ काम का निकला। सच में कभी कभी भौंकने वाले कुत्ते भी काम आ जाते हैं। तो बताओ मुझे क्या तुम बदला लेना चाहते हो या मैं तुम्हारी मदद करूं। जो सुनता हुआ सचिन बोलता है नहीं मुझे बदला लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं इसके बदले तुम्हें अपना आत्मा दे दूंगा। जिस पर डीमन वो बताता है ये कोई जरूरी चीज नहीं है बस तुम जाओ और अपना बदला लो। यदि तुम उसे मारने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। जो सुनता हुआ सचिन वो हैरान हो ही रहा था। तभी डीमन वो आगे कहता है हालांकि वो तुम्हारी क्षमताओं से परे है इसीलिए ये लो मेरा एक हाथ उधार में। हम देखते हैं उसने अपने एक हाथ को काट कर उसे पावर ऑफर किया था पर आगे क्या होता है हम देख नहीं पाते। सीन शिफ्ट होता है और वापस हम इन लोगों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे थे। वहीं कैप्टन मोंग के पैसों को उसे दिखाते हुए बोल रही थे ये बहुत आसान है बस इसे पानी की तरह बहाओ। बेहद महंगा खाना बेहद महंगा शो बेहद महंगा सोना या मसाज कुछ भी खोजो 2 लोगों के लिए जिस पर तुम अधिक से अधिक खर्च कर सकते हो। हमें केवल आज 3 लाख क्रेडिट ही खर्च करने हैं। जबकि इन लोगों से दूर छत के ऊपर जिन वो छोटा मोंग के साथ था और अपने सामने देखते हुए बोल रहा होता है सॉलिन बहुत ही ज्यादा बदल चुका है। जो सुनता हुआ छोटा मोंग बताता है क्या आपको ऐसा लगता है। मेरे नजरिए से देखो तो ये 120 सालों से वैसा ही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। ये मरे हुए पेड़ की तरह अभी भी दिखता है। जिस पर जिन जब उससे पूछता है जिंदा चीजों का मरे हुए पेड़ से तुलना करने का कारण क्या है तो छोटा मोंग बताता है जब कल और आज एक जैसा ही हो तो परसों बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता। यही वजह है कि ये मरे हुए पेड़ की तरह है हर दिन सेम। जिस पर जिन उसे एक कहानी को सुनाते हुए बोलता है कि आपको पता है कि अतीत में मैंने सॉलिन को क्यों छोड़ दिया था। ऐसा इसीलिए क्योंकि अतीत में मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जैसा कि आप अभी महसूस कर रहे हो और उस समय मैंने यही कहा था जो आपने कहा सॉलिन मरे हुए पेड़ की तरह है। हालांकि जब सॉलिन के एल्डर रोह्यून चोंग ने मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा जिंदा लोग कल की भविष्यवाणी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। जीवन पासों के खेल की तरह है। कल का निर्माण आज आपके द्वारा फेंके गए पासों के परिणाम से तय होता है। उसकी ऐसी बातों को सुन जब मैंने कहा मैं परिणाम पहले से ही जानता हूँ क्योंकि जब भी मैं पासे को फेंकता हूँ तो परिणाम हर बार वही आता है जिसे मैं कभी नहीं चाहता। तो उन्होंने मुझे बताया था ये तो बस आज का परिणाम है। अगर तुम परिणाम से खुश नहीं हो तो पासे को दोबारा फेंको। यदि तुम आज सही ढंग से जीते हो तो तुम्हारे पास भविष्य में परिणाम को बदलने के लिए अनेकों मौके होंगे। हम देखते हैं जिनकी कहानी को सुनता हुआ मोंग कुछ भी न बोलता हुआ पूरी तरह खामोश था। वहीं जिन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है मुझे उस एल्डर की बातों को सुनता हुआ एहसास हुआ जीवन एक पासे की खेल की तरह है और मैं पासे को ठीक से फेंक नहीं रहा था। मैंने अपने कल्पना में भी आज के दिन के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि मैं अपने पासे फेंकने के अधिकार को पाने में असफल रहा था। अपने बार बार असफलताओं को देखते हुए मुझे विश्वास हो चुका था कि मैंने अपने पास से पहले ही फेंक दिए थे। इतना बोलते हुए वो वहां से चला जाता है। जबकि हम छोटे मोंग को देखते हैं जिनकी बातों को सुनते हुए उसके पास कोई जवाब नहीं था इसीलिए वो खामोशी से अपने आगे देखता रहता है। साथ ही वो जिनकी बातों के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक है उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है जिस वजह से वो डरते हुए जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने हेवनली डीमन सोल दिखाई देता है जिसके छाया में कोई तो छुपा हुआ था जिसका कि चेहरा हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता पर हमें पता है ये बंदा सचिन ही होगा। नहीं मतलब यही होगा। हम देखते हैं उस डीमन ने अपनी एनर्जी और पंखों से पूरे छत को घेर लिया था। वहीं सेम टाइम पर हम सोहुआ को देखते हैं उसके हाथों से अचानक ही खाना नीचे गिर गया था जिसे देखता हुआ तो वो भी कुछ भी नहीं समझ पाती आखिर ये क्या हुआ और उसके बारे में सोच ही रही थी। तभी रोबोट बोलता है तुम कर क्या रही हो क्या तुम्हें भी जले हुए स्वाद से
प्रॉब्लम है या फिर मुझे इसे जाकर दोबारा ग्रिल करना पड़ेगा। तो सोवा बताती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। जो सुनता हुआ तो रोबोट भी चौंक चुका था। वही सोवा वो अपने मन में सोच रही थी ऐसा लग रहा है मानो मेरा एक हाथ गायब हो चुका है। उसके कितना बोलते ही हम वापस छोटे मोंग को देखते हैं। छोटा मोंग अपने सामने हेवेनली डीमन सोल को देखता हुआ कहता है भले ही सॉलिन गिर चुका है लेकिन तब भी हेवेनली डीमन सोल की हिम्मत कैसे हुई सॉलिन को चुनौती देने की, तुरंत ही यहाँ से भाग जाओ। ये सब बोलता हुआ वो अचानक ही अपने सामने कोई चीज को देख खामोश हो जाता है क्योंकि उस डीमन के छाये से बाहर निकलकर सॉचियन जैसे ही उसके सामने आता है तो उसे देखते हुए छोटा मोंग बोलता है ये तो हेवेनली डीमन सेक्ट का लीडर है। इतना सोचने के बाद वो बोलता है मुझे लगा था हमारे बीच सारे कर्जे सुलझ चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर वापस क्यों आए। सॉचियन बताता है मैं यहाँ पर एक मैसेज को देने आया हूँ। उसकी ऐसी रूडनेस को देख छोटा मोंग को एहसास हो चुका था कुछ तो गलत है। तभी सॉचियन आगे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे ये बात बताओ, केवल इसी तरह वह समझेगा। तो छोटा मोंग वो बोलता है मैं नहीं जानता तुम्हारे इरादे क्या है लेकिन यहाँ पर बाहरी लोगों के लिए सॉलिन में कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ वो भी सॉचियन के खिलाफ अपनी एनर्जी को बाहर निकालना शुरू कर दिया था, जिसे महसूस करता हुआ तो एक पल के लिए जिन भी चौंक चुका था क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वे दोनों लड़ाई पर उतर जाएंगे। वो इसकी सीरियसनेस को देख बड़ा मोंग बोलता है क्या कोई प्रॉब्लम है। तो जिन बताता है नहीं कोई खास बात नहीं है, मेरे पास इतना समय है कि मैं कॉफी पी सकता हूँ। मैंने सोचा था कि वो मेरे द्वारा कहे गए शब्दों को समझ नहीं सकता है लेकिन वो तो बच्चों की तरह रो रहा है। ऐसा लगता है कि वो तो मेरी सोच से भी ज्यादा छोटा है। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ बड़ा मोंग समझने की कोशिश तो करता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता आखिर वो किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हम उनके पीछे कैप्टन को देखते हैं। उसकी मीटिंग अभी भी जारी थी और वो बोल रही होती है कि ये काफी नहीं है, ये सारी चीजें तो मैं भी खरीद सकती थी, इससे भी ज्यादा महंगी चीज को खरीदो। दूसरी तरफ हम छत के ऊपर मोंग को देखते हैं। उसने भी हेवेनली डीमन सोल के खिलाफ अपने बुद्धा के फिगर को अपेयर कर लिया था, जिसे देखता हुआ सॉचियन बोलता है ग्रेट धर्म प्राणा मेडिटेशन ये तो 100 साल पहले खत्म हो चुके थे, क्या तुमने इसे रिवाइव किया। तो सॉलिन के बूढ़े और बीमार होने की अफवाहें वो बिल्कुल झूठ थे। साथ ही यह देखते हुए कि तुम कैसे बिना एनर्जी ड्राइव के यूज किए पूरी तरह अपनी क्यूआई पर निर्भर हो, तो ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छी तरह से अपने पंचों को छुपाए हुए थे। जिस पर छोटा मोंग बताता है यहाँ पर केवल बूढ़े लोग रहते हैं, इसीलिए हमें महंगे एनर्जी ड्राइव की क्या ही आवश्यकता। समय बहुत था तो बचत करना हमारी आदत हो गई और हमने खुद का क्यूआई कल्टीवेट किया। हालांकि मैंने ये स्किल लड़ाई झगड़े के लिए नहीं सीखा है, तो चलो बेवजह के लड़ाई नहीं करते, तुम बस चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो सॉचियन उस पर अपने अटैक को करते हुए बोलता है यहाँ तक कि इनकार करने के लिए भी योग्यता चाहिए, पर क्या वो तुम में है। इतने बड़े हाथ को अपनी तरफ आते हुए दे छोटा मोंग हैरान होते हुए अपने मन में कहता है यह तो हेवेनली डीमन ब्लड पाल्म है। इसी के साथ वो उसके खिलाफ अपने ग्रेट प्राणा पाल्म का इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं बुद्धा वो अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए डीमन के पाल्म को रोक दिया था, लेकिन इस टकराव के कारण इतनी ज्यादा रोशनी निकलती है कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। यहाँ तक कि वो टकराव इतना भयंकर था कि पूरे जगह पर भूकंप आ चुका था, जिस वजह से बड़े मोंग को जब छोटे मोंग का चिंता होने लगता है तो जिन उसे बताता है कि चिंता मत करो वो उसे संभाल लेगा, तुम बस मुझे एक और कप कॉफी दो। मैं जितना ही इसे पीता जा रहा हूँ उतना ही इसका कड़वा स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। जो सुनता हुआ बड़ा मोंग उसकी तरफ देखते हुए कुछ भी नहीं बोलता। वहीं ऊपर सॉचियन अपने अटैक को इस तरह रुका हुआ दे छोटा मोंग को घूर ही रहा था, तभी छोटा मोंग बोलता है निकल जाओ यहाँ से। इसी के साथ वो और भी ज्यादा अपने पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो सॉचियन उससे बोलता है कि मैं मान गया, तुम गर्व से अपनी प्रशंसा हर जगह कर सकते हो। अगर सचमुच में दुनिया ने सॉलिन को सही ढंग से देखा होता तो वर्तमान के मार्शल आर्ट की रैंकिंग बहुत अलग होती। हालांकि अब परिणाम बदल नहीं सकता। इसी के साथ वो जब अपनी पावर को बढ़ाता है तो बुद्धा के पाल्म वो पीछा हटना शुरू हो चुका था, जिसे देखता हुआ छोटा मोंग अपनी पावर के आखिरी बूंद को भी उस पाल्म में डालते हुए डीमन की हथेली को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस कारण से वहां पर दोबारा फिर से एक धमाका होता है और हर जगह केवल धूल ही धूल था। सामने बवंडर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, लेकिन तभी उस बवंडर से डीमन का हाथ सीधे छोटे मोंग की ओर बढ़ता है, जिसे देखता हुआ मोंग वो कुछ भी कर पाता उससे पहले ही एक बड़ी लाइट
ब्लू कलर की चमकती है और पूरे ही जगह को अपने चपेट में ले लिया था। ऐसी पावर को महसूस कर तो जिन भी डर चुका था। वो तुरंत ही अपनी कॉफी को छोड़ वहाँ से जाते हुए अपने मन में कहता है, यह हेवनली डीमन सोल अलग है। जिन को इतनी जल्दी वहाँ से जाते हुए देख बड़ा मोंक बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था, क्योंकि जिन ने सभी बिल्डिंगों को तोड़ डाला था। वहीं जिन जब छत के ऊपर जाकर धूलों के बीच गौर से देखता है तो उसे अपने सामने छोटा मोंक जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। उसकी ऐसी हालत देख तो बड़ा मोंक भी शौक था। वहीं जिन इन सबको इग्नोर कर जब ऊपर देखता है तो आसमान में सॉचुआन का बहुत ही बड़ा फिगर था, जो कि जिन से कहता है, अभी के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या मैं अब भी तुम्हारी नजरों में नीचे हूँ? जिस पर जिन केवल 2 शब्द बोलता है, बेवकूफ बच्चे। थोड़े समय बाद हम देखते हैं उन दोनों ने छोटे मोंक को अपने साथ नीचे लेकर आ चुके थे। वहीं सुंजा छोटे मोंक का पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद बताता है उसका हर एक अंग और सभी इंटरनल ऑर्गन जहर से भर चुका है, लेकिन ये जहर मुझे किसी भी डाटाबेस में नहीं मिला। हम देखते हैं छोटा मोंक अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और बार बार खांसी कर रहा था, जिसको देखता हुआ बड़ा मोंक का डर वो बढ़ता जा रहा था। हालांकि थोड़े ही समय बाद हम देख पाते हैं खुद को स्टेबलाइज करने में कामयाब हुआ और जहर को रोकने की कोशिश कर रहा था। वही बड़ा मोंक उसके बगल में खड़ा उसकी काफी ही ज्यादा चिंता कर रहा था, जिसको देखता हुआ कैप्टन जब सुंजा से पूछते हैं आखिर इलाज असंभव क्यों है? भले ही वो जहर किसी भी डाटाबेस में नहीं है पर उसका गुण तो दूसरे जहर की तरह ही है, चाहे फिर वो डाटाबेस में हो या ना हो। मेरे पास बांगू जहर है, यह दुनिया का सबसे घातक जहर है। यदि तुम्हें जरूरत है तो मैं इसे दे सकती हूँ, क्या तुम इससे उसका इलाज नहीं कर सकते? सुंजा बताता है, आप जैसा सोच रहे हो ये वैसा नहीं है, ये एक अलग ही लेवल का जहर है जो कि दूसरी दुनिया से आया है। जो सुनता हुआ कैप्टन हैरानी में कहती है, क्या? तभी उसे बड़े मोंक की आवाज सुनाई देता है जो कि बोल रहा था, सीनियर ब्रदर, क्या आप होश में आ चुके हो? जल्दी से जहर को बाहर निकालने के लिए अपने क्यूआई को सर्कुलेट करिए। तो छोटा मोंक बताता है, यह काम नहीं करेगा, बस एक बेकार प्रयास होगा। जो सुनता हुआ बड़ा मोंक हैरानी में जब उसे पूछता है क्या, तो छोटा मोंक अपने कंधे से कपड़े को उतार कर उसे कुछ दिखाता है। हम देखते हैं उसके कंधे पर एक पाल्म का निशान था, जिसे देखता हुआ जिन बोलता है, यह तो हेवनली डीमन ब्लड इम्प्रिंट पाल्म है। इसके बारे में तो मैंने अफवाहों में ही सुना था। यह एक ऐसी टेक्निक है जो डीमन का नकल करता है, इसका इस्तेमाल डीमन खुद करता है। जो सुनता हुआ छोटा मोंक बोलता है, तब तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है जो ये इतना क्रूर है। और तभी बड़ा मोंक वो जिन से कहता है, अगर आप बीमारी के बारे में जानते हो तो आपको इलाज भी पता होगा, प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए। तो छोटा मोंक उसे बताता है, इसका कोई इलाज नहीं है, मनुष्य कभी भी डीमन की सीमा से पार नहीं जा सकता। मेरी सांस अभी भी बची हुई है, इसका केवल एक कारण है, उसने अपने हमले को रोक लिया था। शायद वो चाहता था कि उसका संदेश पहुंच जाए किसी भी स्थिति में, और ऐसा लगता है कि उसका मैसेज पहुंच गया, जिस पर कि जिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉचुन का हाथ वो कांप रहा था। उस पावर के इस्तेमाल करने के चलते वो किसी तरह अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था, जिसे देखता हुआ डीमन बोलता है, तुम तो मेरे एक हाथ को भी नहीं संभाल पा रहे हो, या मुझे तुमसे ये वापस ले लेना चाहिए? तो सॉचुन वो बोलता है, बस अपने वादे को निभाओ, अगर मैंने उसे मार दिया तो तुम मेरे हो जाओगे। जिस पर डीमन वो हंसते हुए बोलता है, हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। हम देखते हैं सोवा बहुत ही ज्यादा गुस्से में सॉचुन के शिप की तरफ देख रही थी और थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद अपने पीछे खड़े रोबोट से कहती है, मुझे टेलीपोर्ट करो वहां पर। उसके इतना बोलते ही ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या छोटा मोंक बच पाएगा, या फिर उसकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, या फिर जिन जो कि इंसानों की सीमा को काफी लंबे समय पहले पार कर चुका है, वो क्या अब डीमन की सीमा को भी पार करेगा? जो भी हो, अगला एपिसोड खतरनाक होने वाला है, क्योंकि राइटर इस आर्क को इतने ज्यादा चैप्टर तक खींच रहा है, तो निश्चित ही कुछ तो बड़ा होने वाला है। और ये देखने के लिए आप लोगों को टारगेट को पूरा करना होगा, जो कि पिछले वीडियो की तरह ही है। 1000 कमेंट करो, अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगी। और हाँ, ये एपिसोड आने में इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पूरी तरह कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 35 मिनट बाद का सारा रिकॉर्डिंग गलती से मुझसे डिलीट हो गया। मतलब कि मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ा। मैंने रिकवर करने की कोशिश की, पर पता नहीं मेरे सॉफ्टवेयर के साथ क्या प्रॉब्लम है, रिकवर नहीं हुआ। अब बोलो कि इतना समय थोड़ी ना लगता है रिकॉर्डिंग करने में, तो मैं बता दूं भाई, मैं पढ़ाई भी करता हूँ और मैं पूरा समय इस पर दे नहीं पाता, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, वो भी क्वालिटी के साथ, हर एक डिटेल के साथ, इसीलिए थोड़ा सा समय लगता है। अगर वो डिलीट होने वाली रिकॉर्डिंग मुझसे नहीं हुई होती तो शायद ये एपिसोड 10 दिन पहले ही आ चुकी होती, नहीं 15 दिन पहले आ चुकी होती। पर चिंता मत करो, मैं कोशिश कर रहा हूँ क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही बैलेंस करने के। थोड़े दिन और टाइम लगेंगे, उसके बाद आप लोगों को टाइमली वीडियो मिलेंगे हर रोज
या फिर एक दिन के गैप पर फिलहाल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्लीज कोई भी गाली नहीं बकेगा और न ही ज्ञान देगा, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में क्वालिटी के साथ बहुत मेहनत लगती है। ऊपर से इस तरह के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, शरीर नहीं पूरा दिमाग थक जाता है। एक ही चीज को बार बार करने वाला ये काम है, मतलब तुम बोर हो जाओगे, इतना कि मन नहीं करेगा करने के लिए, पर फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है और आप लोगों का प्यार जो इतना मिलता है, इसलिए प्लीज टारगेट को पूरा करो। अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगी, कोशिश करूंगा टारगेट पूरा होने के तुरंत बाद ही ला दूं। अगर चैप्टर कम्प्लीटली आ जाते हैं तो फिलहाल के लिए तो जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब तक तो ज्यादा कुछ चैप्टर आए नहीं है, पर देखो आ जाते हैं तो मैं लंबा वीडियो डाल दूंगा। छोटा वीडियो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि यार छोटा वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो, तो आएगी लंबी वीडियो, भले ही थोड़ी देर से आए। और हाँ, मैंने पिछले वीडियो के ऑर्डर में बोला था इस कहानी के सुप्रीम बीइंग को कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे फिर वो किसी भी कहानी का कैरेक्टर ही क्यों ना हो। तो एक भाई ने बोला था गोकू और सैतामा पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हैं। भाई तुमने मेरी बातों को समझा नहीं, या फिर तुमने मेरी बातों को ठीक से सुना नहीं। मैंने सुप्रीम की बात की थी, जाकर के एक बार देख लेना। और ऐसा मुझे क्यों लगता है वो भी बता देता हूँ। देखो, ड्रैगन बॉल में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? जेनो, ड्रैगन बॉल का क्रिएटर, उससे ऊपर एक ही है राइटर। पर इस कहानी में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? भगवान, उससे नीचे आता है क्रिएटर। लेकिन अभी वो हमें दिखाया नहीं गया, हमें बस क्रिएटर को दिखाया गया है। हाँ, उसे क्रिएटर तो अभी तक नहीं कहा गया, लेकिन वो पावर बिल्कुल क्रिएटर की तरह रखता है, जिसको कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। सिलेब, एक एंड्रॉइड, बिल्कुल जेनो की तरह सेम पावर को रखता है। हालांकि यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ का मेन कैरेक्टर सिलेब की चापलूसी नहीं करता, जबकि ड्रैगन बॉल में हमने उसके मेन कैरेक्टर को जेनो की चापलूसी करते हुए देख चुके हैं। मतलब कि वो जेनो से ऊपर नहीं जा सकता। हालांकि यहाँ अभी तक तो हमें अच्छी तरह से मेन कैरेक्टर के पावर को दिखाया ही नहीं गया है। हमने अभी तक उसके सबसे पावरफुल को काफी समय पहले देखा था, जो कि था फटते हुए प्लेनेट के अंदर सरवाइव करना, जो कि शायद आप लोगों को ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर को ड्रैगन बॉल या फिर दूसरे मांगा मानवा की स्टोरी जैसा स्टाइलिश और ड्रामेटिक नहीं दिखाया गया था, और शायद आगे भी नहीं दिखाया जाएगा अगर ये स्टोरी अपनी थीम को कैरी करके आगे भी जाता है तो। और इसका मैंने पिछले वीडियो में भी कारण बताया था। यहाँ पर हर एक कैरेक्टर वो ओवर पावर है, इसीलिए पावर हमें इतने बड़े लेवल पर दिखाई नहीं देते। और समझे नहीं तो अच्छी तरह समझाता हूँ, अगर दो बड़े लड़े तो उतना मजा नहीं आएगा, लगेगा कि दोनों में थोड़ा सा ही पावर का अंतर है। लेकिन अगर बड़े और 6 महीने के बच्चे लड़े तो तब हमें पावर लेवल के गैप पता चलेगा। हमें लगेगा कि बड़ा आदमी छोटे बच्चे से बहुत अधिक पावरफुल है, मतलब देखते ही महसूस हो जाएगा। और वहीं वो बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी से लड़ेगा तो कुछ भी मजा नहीं आएगा, बस हमें लगेगा कि हल्का सा तो पावरफुल है, या फिर दोनों में कोई पावरफुल है ही नहीं। इसी तरह यहाँ पर भी है। दूसरी स्टोरी में केवल एक कैरेक्टर ओवर पावर होता है, बाकी सभी उसके सामने 6 महीने के बच्चे की तरह होता है। काफी बकवास कर ली मैंने, पता नहीं तुम लोग समझ पाए होंगे कि नहीं। अगर नहीं समझ पाई तो बताना, कमेंट खुला है। बाकी तुम्हारे पास एक अलग थ्योरी है या फिर कोई काउंटर क्वेश्चन या कोई जवाब, सब दे सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। बाकी तब तक के लिए स्क्रीन पर वीडियो को देख सकते हो। स्टोरी लाजवाब है, मजा आएगा तुम्हें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।